तो इन्वेस्टिंग साइंस द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फंडामेंटल सीरीज के सेशन 1 में आपका स्वागत है। तो क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं इस पूरे इन्वेस्टिंग साइंस सीरीज में? पहला, कंपनीज के फाइनेंशियल्स को कैसे इंटरप्रेट करना है और कैसे सेंस बनाना है नंबर्स का, ये हम फाइनेंशियल एनालिसिस के चैप्टर में समझेंगे। सेकेंड, कंपनी के बिजनेस मॉडल को किस तरीके से डिकोड करना है एंड किस तरीके से वेरियस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करके हमें यूजफुल बिजनेस इंसाइट्स डिराइव करना है, ये हम बिजनेस एनालिसिस के चैप्टर में समझेंगे। थर्ड, कंपनी को चलाने वाले लोग यानी मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को किस तरीके से असेस करना है, ये हम मैनेजमेंट एनालिसिस के चैप्टर में समझेंगे। फोर्थ, कंपनी का वैल्यूएशन कैसे हम परफॉर्म करें, बेसिक वैल्यूएशन एनालिसिस कैसे करना है कंपनी का, ये हम वैल्यूएशन के चैप्टर में समझेंगे। और लास्टली, इंडस्ट्री एनालिसिस करने का प्रोसेस हम समझेंगे। तो ये सभी चैप्टर्स हैं जो कि इन्वेस्टिंग साइंस इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली हर चैप्टर के अंदर कोई एक ही वीडियो नहीं होने वाला। फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर मे बी 2, 3, 4 वीडियोस हो सकते हैं। बिजनेस एनालिसिस के अंदर मल्टीपल वीडियोस हो सकते हैं। तो मल्टीपल वीडियोस रहेंगे और उसके साथ लॉन्ग फॉर्म वीडियोस रहेंगे, लंबे वीडियोस रहेंगे। तो अगर मैं इतने एफर्ट्स डाल रहा हूं तो मैं सिमिलर एफर्ट्स आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं। एंड आई नो कि ये जो इन्वेस्टिंग साइंस सीरीज है ये फ्री है आपके लिए, बट मैं चाहता हूं कि आप इसे समझिए कि आपने इसके लिए फीस पे की है, राइट? आपने इसके लिए फीस पे की है तो आपको हर एक चीज का फायदा उठाना है, राइट? नोट डाउन करना है चीजों को एंड अच्छे से इसका बेनिफिट उठाना है, राइट? और उसके साथ ये ना भूलिए कि ये सब एनालिसिस करने के लिए हमें वेरियस स्टॉक रिसर्च टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें से ही एक बढ़िया और खास स्टॉक रिसर्च टूल है बाय द नेम ऑफ स्टॉकेज, जहां पे आप 360 डिग्री कंपनी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इन्होंने एक न्यू वर्जन लॉन्च किया है बाय 12.1 समथिंग। तो यहाँ पे ना इसमें कई सारे पावरफुल एडिशनल फीचर्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं, जैसे कि ऑटो रिकॉग्नाइज चार्ट पैटर्न स्क्रीनर्स एंड सेक्टर रोटेशन एंड इंडस्ट्री रोटेशन के एडवांस एनालिटिक्स। उसके साथ ही एज रिपोर्ट्स के टन्स ऑफ केस स्टडीज एंड कॉन कॉल एनालिसिस, जिससे हम हमारी इन्वेस्टमेंट थेसिस डेवलप कर सकते हैं। एंड उसके साथ बहुत सारे फीचर्स, स्ट्रेटेजीज, 400 प्लस कॉम्बिनेशन स्कैन्स एंड एक्सेट्रा, जो कि आप यहाँ पे सामने फीचर्स देख सकते हैं, टेक्निकल पेयर कंपैरिजन एंड एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ स्टॉकेज आपके लिए फ्री में प्रोवाइड कर रहा है फॉर फर्स्ट 30 डेज विद द कूपन कोड TS100। तो ये कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है, जो कि लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, जिसका इस्तेमाल करके आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन करना है, विद दिस कूपन कोड अप्लाई करना है एंड यू विल गेट दिस फीचर्स फॉर फ्री ट्रायल फॉर फर्स्ट 30 डेज। इसका इस्तेमाल कीजिए, देखिए, समझिए और सीखिए। अभी समझते हैं कि आज का ये जो सेशन 1 है इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं। तो सेशन 1 में जो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, यहाँ पे नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड्स को ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से आए, जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, उनका ये बेस बनाएगा टू बिल्ड अप द गेम। इट विल बिल्ड अप योर गेम, राइट? तो यहाँ पे आज हम पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का लॉजिक समझेंगे, फिर फाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को हम ब्रेक डाउन करेंगे। कुछ एडवांस कंसेप्ट्स भी है बीच बीच में, जो कि आगे जो फ्यूचर वाले चैप्टर्स है हमारे बिजनेस एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, जब एक्चुअल में हम जाएंगे एनालिसिस में, तब ये कंसेप्ट्स आपको मदद करेंगे और तब मैं रिपीट नहीं करने वाला, राइट? तो इस सेक्शन में हम सब कुछ टर्मिनोलॉजीज और वेरियस कंसेप्ट्स, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बिजनेस नगेट्स एक्सेट्रा, बहुत कुछ जानने वाले हैं इस लंबे सेशन में। तो आई होप कि आपको वैल्यू मिलेगी। एंड भाई बहुत काम करना है, चलिए सीधे शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन 1 ऑफ दिस इन्वेस्टिंग साइंस सीरीज। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग साइंस के इस सेशन 1 में हम क्या समझने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं पहले सेशन का जल्दी से। सो पहले तो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कवर करने वाले हैं, बिकॉज अकाउंटिंग तो फाउंडेशन है फाइनेंस का, राइट? कुछ इंपॉर्टेंट ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका हमें ज्यादा यूज करना पड़ता है व्हाइल एनालाइजिंग फाइनेंशियल्स, जो कि हम आगे आने वाले सेशंस में इस पर्टिकुलर सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम जानेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे सभी चीजों को, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड फाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं। और ये ज्यादा लंबा सेशन होगा, मतलब ये ज्यादा लंबा पार्ट होगा इस पर्टिकुलर सेशन का। उसके बाद बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, ये इंटरेस्टिंग रहेगा बहुत ही ज्यादा। एंड देन इसेंशियल मैथ्स, अभी यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ऑब्वियसली, सिंपल मैथ्स जो कि जरूरी है, CAGR एंड इसका लॉजिक क्या है, ताकि इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो अबाउट नंबर्स। तो नंबर्स इंटरप्रेट करना, नंबर्स मतलब टेक्निकली नंबर्स नहीं, उनसे सेंस बनाना कि किस तरीके से वो नंबर बोल क्या रहा है, तो इसकी समझ होना इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर,
कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कंपनी कैसे चलती है एक्सेट्रा एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं, कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एंड देन फाइनली एआई टूल्स जो आपको मतलब डाउनलोड करने हैं, कुछ 2-3 एआई टूल्स है जो मैं पर्सनली अभी यूज कर रहा हूँ, वो शेयर कर लूंगा, सो दैट बाद में जब हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स शुरू करेंगे फाइनेंस, तो हमारे इक्विटी रिसर्च की जर्नी में ये एआई टूल्स बहुत ज्यादा मदद करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट जो कि है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो पहला जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है हमारा वो है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? गोइंग कंसर्न सिंपली ये बोलता है कि जब भी हम कोई कंपनी ओपन करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, तो वो इसी ऑब्जेक्टिव से करते हैं कि वो कंपनी हमेशा चलती रहे, हम कंपनी को बंद नहीं करना चाहते। और ये बेसिक एजम्पशन होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, राइट। अब ये प्रिंसिपल जरूरी क्यों है? किसी भी कंपनी की जो वैल्यूएशन निकलती है ना, वो उसके फ्यूचर अर्निंग्स के बेसिस पे निकलती है। अभी अगर मुझे अपनी खुद की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? मैं फ्यूचर में क्या कंट्रीब्यूशन दूंगा इकोनॉमी को, उसके बेसिस पे मेरी आज वैल्यू निकल के आएगी। तो इसी तरीके से कंपनी का होता है कि कंपनी कितना फ्यूचर में कैश फ्लोज जनरेट करके देगी अपने शेयर होल्डर्स को, उसके बेसिस पे शेयर होल्डर्स उस कंपनी की वैल्यू आज के दिन निकालते हैं, राइट। तो गोइंग कंसर्न यही बोलता है कि कंपनी विल रन ऑन फॉर एवर। एंड अगर किसी कंपनी के गोइंग कंसर्न इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे रिस्क आ जाता है ना, जैसे कि फ्यूजन फाइनेंस में हुआ, जो कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। अभी रिसेंटली यहाँ पे डेलॉइट जो कि ऑडिटर है इस कंपनी के, इन्होंने रिपोर्ट में लिखा था साफ साफ कि देयर इज अ रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न, मतलब कंपनी आगे जाके कभी भी बंद हो सकती है। तो जाहिर सी बात है अगर कंपनी आगे जाके मतलब इट विल नॉट रन फॉर एवर, तो उसकी वैल्यूएशन तो पूरी टैंक हो जाएगी, राइट। क्योंकि हमें तो इन्वेस्ट करना है फॉर लॉन्ग टर्म टू क्रिएट वेल्थ। जो कंपनी गोइंग कंसर्न रिस्क है मतलब आगे जाके बैंकरप्ट हो सकती है, एंड डेफिनेटली देयर इज सम ह्यूज प्रॉब्लम। तो फ्यूजन फाइनेंस कंपनी ने अभी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज यहाँ पे फेस कर रही है। तो सीधे अगर स्क्रीनर.इन पे लेके जाऊँ मैं आपको और इस कंपनी के P&L स्टेटमेंट को देखें, तो शेयर प्राइस तो ऑब्वियसली नीचे गिर गया है बहुत ज्यादा। और यहाँ पे कोई कंपनी अगर आपकी 22 करोड़ प्रॉफिट करते हुए फिर 387 का प्रॉफिट कमाती है, फिर 505 का प्रॉफिट करती है और फिर सीधे जाके आपको लॉस दिखाती है, देन डेफिनेटली झटका लगेगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्वार्टरली में देखो कि लॉसेस यहाँ पे बहुत ही खतरनाक रेट से इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। अचानक से लॉसेस यहाँ पे हो रहे हैं, वाई? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स में कुछ गड़बड़ होगी, राइट। यहाँ पे एनपीएस भी बढ़ रहे हैं एक्सेट्रा, उसमें नहीं जाना है हमें। बट बेसिकली यहाँ पे गोइंग कंसर्न पे रिस्क आ चुकी है, मतलब कंपनी आगे जाके बैंकरप्ट हो सकती है, या दिस कंपनी विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस ऑपरेशंस इन फ्यूचर, राइट। तो ये गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल हो गया, जो कि कंपनी के वैल्यूएशंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है और सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर जो दूसरा हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है एक्रूअल अकाउंटिंग। अभी ये भी एक बिल्डिंग ब्लॉक है इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट जो कि जहाँ पे इनकम दिखाते हैं, खर्चा दिखाते हैं और फिर नेट प्रॉफिट आता है हमारा कि कितना कमाया आखिर में। तो एक्रूअल अकाउंटिंग हमें बोलता क्या है? लेट्स से मैं बिजनेसमैन हूँ, यहाँ पे आप मेरे कस्टमर हो, मैंने आपको कोई 5,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचा, राइट। मैंने आपको प्रोडक्ट बेचा 5,000 रुपए का, आप बोलते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 3 महीने के बाद आपको दूंगा पैसा। तो आप बताओ कि मैं ये 5,000 रुपए आज रिकॉर्ड करूं क्योंकि मैंने बेचा है आपको, या ये 5,000 रुपए में रिकॉर्ड करूं जब आप मुझे एक्चुअल में पैसा दोगे 3 महीने बाद? अगर आपका जवाब है कैश की बेसिस पे होना चाहिए, तो नहीं। एक्रूअल अकाउंटिंग बोलता है कि भाई हम कैश को नहीं देते हैं इंपॉर्टेंस, हम देते हैं इंपॉर्टेंस ट्रांजैक्शन कब हो रही है उसको। अभी मैंने यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बेचा है, आप पैसा दो या ना दो वो फर्क नहीं पड़ता उससे, मुझे आज के दिन 5,000 रुपए दिखाने हैं और मैं आपको डेटर एज अ डेटर दिखा दूंगा बैलेंस शीट में कि मुझे आपसे पैसे मिलने हैं, आपको मैंने उधार पे बेचा है, राइट। क्योंकि बिजनेस में ऑब्वियसली अक्सर क्रेडिट पे ही सेल्स होते हैं मोस्टली, राइट। वैसे ही तो बिजनेस चलता है। तो एक्रूअल अकाउंटिंग का तुरंत एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो यहाँ पे अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट। तो एक्रूअल अकाउंटिंग इनकम स्टेटमेंट के लिए होता है, राइट, मेजरली। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 23, 39 एंड 34 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस कंपनी का, राइट। नेट प्रॉफिट मतलब ये नहीं है कि ये आपको मिल रहा है पैसा, आपकी जेब में एक्चुअल में कैश कितना जा रहा है वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बताएगा, जो कि नीचे आपको समझ में आएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस इन दोनों को कंपेयर कर सके। समझ में आया हमें एक्चुअल में कि धंधा करने के बाद एक्चुअल में कैश कितना जनरेट हो रहा है। और एक्रूअल अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा। और यहाँ पे देखिए कैश कितना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी -14 है यहाँ पे, राइट। लेट्स सी यहाँ पे एक बार 6 -14 एंड 6, एंड यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना था 23, 39 एंड 34। तो जरा देखिए 34 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ बता रहा है और मैं यहाँ पे सिर्फ 6 रुपए का ही कैश दिखा रहा हूँ। तो कैश बीच में अटका पड़ा हुआ है कहाँ पे, तो वर्किंग कैपिटल में एक्सेट्रा।
तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि एक्रूअल अकाउंटिंग का डिविएशन कैसे हम देख सकते हैं सिंपली, राइट। ये बेसिक्स था। फिर एक्रूअल अकाउंटिंग हमने समझ लिया कि हम यहाँ पे कैश को इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम सिर्फ ट्रांजैक्शंस को इंपॉर्टेंट देते हैं यहाँ पे और रिकॉर्ड करते हैं, एंड देन कैश फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं इसलिए इसको नेगेट करने के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर। अभी मैचिंग प्रिंसिपल जो है ना, मैचिंग प्रिंसिपल सिंपली आपसे ये कहता है कि जो आपका हर एक रुपए का रेवेन्यू है, जो आप माल बेच रहे हो उतने ही माल का आपको खर्चा दिखाना है। बेसिकली हर एक रुपए का रेवेन्यू उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस से मैच होना चाहिए। अगर लेट्स से एज अ बिजनेसमैन अगर मैं आपको पेन बेच रहा हूँ, लेट्स से मैंने खरीदे टोटल 10 पेन, एक एक रुपए के, तो 10 पेन मैंने खरीदे, आउट ऑफ 10 मैंने 8 पेन बेच दिए। 8 पेन मैंने बेच दिए 2-2 रुपए के, लेट्स से 16 रुपीज का मेरा रेवेन्यू हुआ। एंड तो मैंने 8 पेन बेचे हैं आउट ऑफ 10, तो 10 जो मैंने खरीदे थे, राइट, तो 16 रुपए का मैं रेवेन्यू दिखाऊंगा अपना सेल, क्योंकि उतने बेचे। मैं खर्चा कितना दिखाऊं, कितने पेन्स का दिखाऊं, 10 पेन का दिखाऊं या 8 पेन का ही दिखाऊं, क्योंकि 8 ही पेन मैंने बेचे। ऑब्वियसली 8 पेन का ही दिखाऊंगा, यही तो मैचिंग प्रिंसिपल कहता है। मैचिंग प्रिंसिपल बोल रहा है कि कितना आपने बेचा, 8 बेचा ना, तो 8 का ही दिखाओ। बाकी जो 2 नहीं बेचा मैंने वो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में दिखाई देगा आपको। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री जब आप देखते हो ना, उसमें यही प्रिंसिपल से सारे प्रिंसिपल, डिप्रिशिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सारे लाइन आइटम्स मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर ही आधार है, राइट। अभी लग रहा होगा ये क्या है यार, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना है आपको। यहाँ पे एक्सपेंसेस, या अभी ये जो रेवेन्यू है 217 करोड़ का रेवेन्यू मैंने किया, इस 217 करोड़ को कमाने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ा, 173 करोड़ का। तो ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है, राइट। एंड जो मैंने नहीं बेचा, राइट, अभी ऑब्वियसली ये एक्सपेंसेस में वही एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं जो कि मैंने एक्चुअली बेचा है, जो बेचने के बाद ये रेवेन्यू आया है, तो इस रेवेन्यू के साथ जो एग्जैक्टली मैच होगा वही एक्सपेंस आएगा। एंड जो बाकी का आपको बैलेंस शीट में ये अदर एसेट्स में जो इन्वेंट्री दिखाई देते हैं, ये 44, 46, तो ये वो लाइट से जो ये बेच नहीं पाए, जो कि ये बाद में बेचेंगे ऑब्वियसली। आज मैं नहीं बेच पाया, ये क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, अगले साल इसको बेच दूंगा, तब जाके ये रेवेन्यू में दिखेगा और इसके रिलेटेड खर्चा भी मैं रिपोर्ट कर दूंगा। सिंपल है, जो बेचा उसका एक्सपेंस रिपोर्ट करो, ज्यादा नहीं कम नहीं, एग्जैक्ट मैच टू मैच रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मैच होने चाहिए, दैट्स इट। फिर हमने क्या 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अभी तक देख लिए। फिर उसके बाद छोटे छोटे कुछ प्रिंसिपल से इंपॉर्टेंट जल्दी से कर लेते हैं। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी सिंपली ये बोलता है कि जो कंपनी है, जो कंपनी मैंने एस्टेब्लिश की, लेट्स से मैं फाउंडर हूँ कंपनी का, मेरी कंपनी है XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड जो कंपनी है वो अलग है, मैं एज अ फाउंडर अलग हूँ। अगर मैंने 1 लाख रुपए अपने कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, तो वो 1 लाख रुपए जो है, आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये तो मेरे ही पैसे, मतलब ये कंपनी जो है वो मैं ओन करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट में ये एज अ लायबिलिटी दिखाई देगा, ये कैपिटल। क्यों? क्योंकि कंपनी को आपको एज अ पर्सन ट्रीट करना है। मैंने पैसे दिए कंपनी को, तो कंपनी मेरे से उधार ले रही है, आपको पर्सोनिफाई करना है कंपनी को बेसिकली, राइट। तो बिजनेस एंटिटी यही बोलता है कि कंपनी अलग, भले ही आप ओनर हो, कंपनी अलग आप अलग, उसी हिसाब से हमेशा कंपनी के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है, राइट। तो कोई कैपिटल डाल रहा है तो मैं कैपिटल दिखाऊंगा अपने लायबिलिटी में, और क्योंकि वो मुझे मालिक को देना है अल्टीमेटली, इसलिए एज अ शेयर होल्डर आपने देखा होगा कि कंपनी का जब प्रॉफिट बढ़ता है तो वो इक्विटी में चला जाता है। जिनको फाइनेंस पता है ऑलरेडी उनके लिए ये वो आपको इक्विटी में दिखाई देता है, राइट, इन द बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट जितना बढ़ेगा कंपनी का, उतना ही वो लायबिलिटी एज अ लायबिलिटी ट्रीट करेगी कंपनी, क्योंकि वो पैसा अल्टीमेटली आप लोगों को, मतलब हम लोगों को एज अ शेयर होल्डर उनको देना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा हमें, राइट। तो कंपनी अलग, फाउंडर्स अलग, ये बिजनेस एंटिटी का प्रिंसिपल है। फिर आता है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या कहता है ये बोलता है कि एज अ कंपनी आपको कंजर्वेटिव होना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स के पैसे ना आप कैसे भी नहीं ट्रीट कर सकते। मतलब जो भी खर्चे हो सकते हैं ना, जो खर्चे हो सकते हैं फ्यूचर में, वो आपको रिकॉर्ड करने चाहिए तुरंत, सो दैट इट इज सेफ। मतलब क्या करती है कभी कभी मैनेजमेंट, कि उनको खर्चा दिखाना नहीं होता ताकि उन्हें ज्यादा प्रॉफिट्स वो दिखा सके, राइट, और शेयर होल्डर्स को ज्यादा प्रॉफिट्स दिखा के उन्हें खुश कर सके। बट जो रियलिटी है वो उनको दिखाना है, जो खर्चे हो सकते हैं। अगर कोई कंपनी खर्चा जल्दी दिखा रही है, it means it is following conservative accounting policy, it is good company, right, it is showing you real picture। but कोई कंपनी लाइक बायजूस ने किया क्या, कि जल्दी से जल्दी सेल्स दिखाना है, कि सेल्स आगे होगा बट मैं अभी के अभी दिखा रहा हूँ, ये चैनल स्टफिंग कर रहा हूँ अननेसेसरी, तो यहाँ पे ये एग्रेसिव हो गया। बेसिकली एग्रेसिव अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब ऐसा समझो सिंप्लीफाइड मैनर में, कि आप बेसिकली प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट करना चाहते हो, एक्सपेंसेस को कम दिखा के, या एक्सपेंसेस को आप देरी में रिकॉर्ड कर रहे हो और प्रॉफिट्स को जल्दी रिकॉर्ड कर रहे हो। और कंजर्वेटिज्म में
आप क्या कर रहे हो, कंजर्वेटिज्म में एक्सपेंस को पहले रिकॉर्ड कर रहे हो प्रॉपरली एंड देन प्रॉफिट्स उसके हिसाब से रिकॉर्ड होंगे। तो रियल पिक्चर आपको कंजर्वेटिज्म में देखने को मिलता है। मतलब रियल पिक्चर नहीं बोल सकते बट इट इज सेफर, राइट। वैसे न्यूट्रल रियल पिक्चर होता है बट कंजर्वेटिज्म इज सेफर। एग्रेसिव वाली कंपनीज नहीं चाहिए यहाँ पे जो झूठे चीजें दिखा रहे हो। फिर उसके बाद आता है हमारा मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट सिंपल ये बोलता है, मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। कोई 1000 करोड़ की कंपनी है और 1000 करोड़ की कंपनी का अगर 1 लाख रुपए का यहाँ वहां खर्चा होता है और वो स्किप कर देती है, वो उसे इंक्लूड नहीं करती पीएनएल स्टेटमेंट में, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, राइट। 1000 करोड़ के कंपैरिजन में 1 लाख कुछ भी नहीं है, बट अगर 1000 करोड़ के मुकाबले अगर 50 करोड़ का उस कंपनी को एक्सपेंस हो जाता है और वो उस एक्सपेंस को ना दिखा के उसे हटा देती है, मतलब एक्सपेंस नहीं दिखाती है, तो प्रॉफिट आपका 50 करोड़ से ज्यादा दिखेगा, राइट। तो ये मटेरियलिटी कंसेप्ट का उल्लंघन हो गया। So basically you have to include all the important information that could influence the decision making of the users, right? तो आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें तुरंत रिपोर्ट करनी है अपने फाइनेंशियल्स में, मटेरियलिटी कंसेप्ट, और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को ही देखना है, जो छोटी छोटी चीजें उनको हम बेसिकली ओमिट कर सकते हैं। ये मटेरियलिटी कंसेप्ट है। फिर उसके बाद आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अभी इसके लिए ना मैं फिर से एक बार बैलेंस शीट पे जाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए एसेट है कंपनी के, फिक्स एसेट्स। अभी फिक्स एसेट्स को मैं अगर एक्सपैंड करूँ ना तो यहाँ पे बिल्डिंग दिखाई देगा आपको 6.13 करोड़ का। अभी हो सकता है कि इस बिल्डिंग की वैल्यू जो है ना, ये जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ पे बैलेंस शीट पे अभी कंपनी के कि 6 करोड़ वर्थ की ये बिल्डिंग है, बट इसकी वैल्यू हो सकती है कि अभी फेयर वैल्यू बढ़ के 8 करोड़ हो चुकी हो। तो ये जो रिपोर्टिंग होती है ये हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे होती है, जिस भाव पे आपने खरीदा था तब, जो भी पीरियड में, अभी 5.95 2015 में 18 में जिस भी भाव पे आपने खरीदा था उस भाव पे ये दिखेगा। बट हो सकता है ना कि बिल्डिंग लैंड जो आपने खरीदा था उसकी मार्केट वैल्यू चेंज हो गई हो, राइट, हो भी सकता है। तो ये जो पिक्चर आपको बता रहा है ये हिस्टोरिकल पिक्चर दिखा रहा है, आपको करंट पिक्चर नहीं बता रहा। तो बुक वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करते हैं चीजों को, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, वही चीज बता रहा है, राइट। और ये चीज अच्छी है क्या? और ये ऑब्वियसली अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इसको बदल नहीं सकते। और ये वैलिड भी है क्योंकि अगर हम मार्केट वैल्यू कंसीडर करेंगे ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है ऑब्वियसली, रियल एस्टेट, लैंड, बिल्डिंग, और बैलेंस शीट में और ज्यादा फ्लक्चुएशन भी बढ़ेगा। हमें वोलेटिलिटी कम करनी है, इसलिए हम इस तरीके के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, सिंपल, राइट। तो ये प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ गए। अभी आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अभी हमने देख लिया, अभी फाइनेंस के मैट्रिक्स को समझना है। अभी यहाँ से असली गेम शुरू होता है। तो पहला आपका मैट्रिक होता है सेल्स। काफी बेसिक लग रहा होगा आपको, सेल्स ही यार, ये तो मुझे पता है, यस, बट सेल्स हर एक मैट्रिक को ना बिल्कुल ब्रेक डाउन करके हम समझने वाले हैं कि आखिर किन कंपोनेंट से ये सेल्स बनता है, कौन से फोर्सेस ड्राइव करती है सेल्स को, और कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो यहाँ पे सेल्स में ना आपको एक चीज समझना है कि सेल्स इज व्हाट, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ये यहाँ पे आप इसको नोट भी कर सकते हो, सिंपल है। तो यहाँ पे जो सेल्स है वो हमारा है क्या, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो क्वांटिटी है ना आपका, इसको वॉल्यूम ग्रोथ कहते हैं, राइट। अगर क्वांटिटी, नंबर ऑफ आइटम्स आप कितने बेच पा रहे हो, और ये जो प्राइस है ये वैल्यू ग्रोथ दर्शाता है, इन दोनों को मिला के ही सेल्स बनता है, राइट। लोगों को कंफ्यूजन होता है वॉल्यूम ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ में, तो इसलिए मैंने ये बोला कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो सिर्फ आपको ये बताता है कि आपने कितने पेन बेचे, कितने क्वांटिटी बेची, 10 बेची आज, फिर मैंने 20 बेचा, बट कितने रुपए पे बेचा वो प्राइस कॉम्पोनेंट बताएगा आपको। इन दोनों प्राइस और क्वांटिटी दोनों को मिलाओगे तभी जाके एक सेल्स बनता है, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से कोई कंपनी है जो कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा बेच पा रही है, क्यों? क्योंकि उसने डिस्काउंट दिया है, जो प्राइस है उसने कम करके बेच रही है क्वांटिटी। अभी आपको वॉल्यूम ग्रोथ में दिखाई देगा कि 100% ग्रोथ हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट डिस्काउंट पे बेच रही है और क्वांटिटी ज्यादा हो रहा है। तो क्वांटिटी तो ज्यादा बेच पा रही है बट प्राइस कम करके बेच रही है, तो अल्टीमेटली सेल्स का क्या होगा, सेल्स ऊपर जाएगा, डिपेंड करेगा कि चेंज परसेंटेज क्या है। बट यहाँ पे इक्वल मान लेते हैं तो ये सेल्स कहीं भी नहीं जाएगा, वहां पे ही रहेगा, क्योंकि ये जो इफेक्ट है ये नेगेट हो रहा है, ये नलीफाई हो रहा है। क्वांटिटी अगर आप ज्यादा बेच रहे हो बट कम प्राइस पे बेच रहे हो तो वो ऑब्वियसली नलीफाई हो रहा है, राइट, इफेक्ट। तो सेल्स इज ड्रिवन बाय प्राइस फैक्टर एंड क्वांटिटी फैक्टर, ये समझ में आ गया। अभी यहाँ पे प्राइसिंग पावर, इसको हमें समझना पड़ेगा अच्छे से। अभी प्राइस मतलब वैल्यू ग्रोथ होता है, अभी समझा हमने। क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम ग्रोथ को दर्शाता है। फिर प्राइसिंग पावर, जिसको हम प्राइस इनएलास्टिसिटी से समझ सकते हैं, और फिर मार्केट शेयर। देखिए जल्दी से समझते हैं इनको। तो यहाँ पे ना एक चीज आप देखिए, ये जो P इंटू क्वांटिटी हमने देखा, राइट, P इंटू क्वांटिटी मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी। अरे यार ये पेन क्यों नहीं चलता यार, इसका ये प्रॉब्लम है, एक मिनट। ओके, लेट्स टेक दिस फास्ट। तो यहाँ पे P इंटू क्वांटिटी जो अभी हमें समझा है, तो यहाँ पे P
प्राइस इंटू क्वांटिटी में ये जो प्राइसिंग पावर है, अभी यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर कहाँ पे है? ये जो सेल्स है, सेल्स में अगर क्या कोई कंपनी प्राइस बढ़ा सकती है, मतलब हद से ज्यादा? मतलब यहाँ पे लिमिट है ना कि आप प्राइस किसी लेवल पे ही, लेवल तक ही बढ़ा सकते हो, या कोई कंपनी तो बढ़ा भी नहीं सकती ऑब्वियसली। अगर प्राइस बढ़ाएगी तो कस्टमर तुरंत भाग जाएगा, राइट, कंपटीटर के पास। तो डिपेंड करता है कि आपके पास प्राइसिंग पावर कितना है, और प्राइसिंग पावर भी अगर हो तो भी आपके पास लिमिटिंग फैक्टर है कि वहां पे सीलिंग लगा हुआ है कि आप प्राइस इस लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। बट क्वांटिटी पे कुछ लिमिट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए वॉल्यूम ग्रोथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइक स्पेशली इन एफएमसीजी इंडस्ट्री, राइट। वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन द B2C सेगमेंट, कि आप कितने वॉल्यूम पे बेच रहे हो, कितना सामान, कितना हाई वॉल्यूम गेम है क्या। क्योंकि अगर कोई बिजनेस लो मार्जिन पे चल रहा है तो वहां पे ज्यादा बेच के ही वो रेवेन्यू कमा सकते हैं। मार्जिन क्या होता है उसके ऊपर हम आएंगे। तो ये प्राइस एक लिमिटिंग फैक्टर है, क्वांटिटी के ऊपर कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, राइट। और प्राइसिंग पावर ये प्राइस इनएलास्टिसिटी, इसको हम एक ग्राफ से समझ सकते हैं कि ये प्राइस का ग्राफ हो गया, ये क्वांटिटी का ग्राफ हो गया। अगर आप 5 रुपए पे यहाँ पे बेचते थे और ये हमारा डिमांड कर्व है, लेट्स से 5 रुपए पे जब आप बेचते थे तो लोग आपसे इतनी क्वांटिटी खरीदते थे। यहाँ पे लेट्स से ये क्वांटिटी आपका, ये कस्टमर्स इतना क्वांटिटी अभी खरीद रहे हैं, और आपने ये प्राइस बढ़ा के 10 रुपए कर दिया अपना प्रोडक्ट का, कुछ भी कर लो प्रोडक्ट, मतलब कुछ भी आप एज्यूम कर लो प्रोडक्ट अपना। तो जो 10 रुपए का अभी आप बेच रहे हो उसका डिमांड अब बस मार्केट में इतना ही है, मतलब डिमांड प्राइस के कारण इतना कम हो गया, राइट। तो ये जो है ना, ये डिमांड कर्व ये इलास्टिक है, इनइलास्टिक नहीं, ये इलास्टिक है। मतलब प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर मैं प्राइस बढ़ा रहा हूँ इस पेन का तो इससे कस्टमर पर इंपैक्ट पड़ रहा है, वो कम क्वांटिटी खरीद रहे हैं। बट अगर एप्पल जैसा प्रोडक्ट, फोन, जिनके पास प्राइसिंग पावर है, ब्रांडिंग है, जिन्होंने जिसका ब्रांड लॉयल्टी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे है, राइट, मार्केट का परसेप्शन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके बहुत ही हाई लेवल पे, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है उस प्रोडक्ट का, तो वहां पे प्राइस बढ़ाने के बावजूद भी लोग और खरीदना चाहते हैं, जैसे कि एप्पल के साथ होता है, राइट। कस्टमर्स लिटरली पागल हो जाते हैं एप्पल का फोन खरीदने में। तो यहाँ पे अगर एप्पल का मुझे आपको डिमांड कर ड्रॉ करना हो तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मेरा प्राइस इतना था पहले, लेट्स से 10, एंड अभी मैंने प्राइस 20 अगर कर लिया, तो पहले लोग इतना ही बाय करते थे, अभी भी इतना ही बाय करते हैं, मतलब ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ। ये ग्राफ ठीक से ड्रॉ नहीं हो रहा है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो ग्राफ है, ये डिमांड कर्व जो है ये ऐसा नहीं है। इनइलास्टिक में डिमांड कर्व ऐसा होता है कि क्वांटिटी उतना का उतना ही लोग बाय कर रहे हैं, प्राइस का इंपैक्ट क्वांटिटी पे नहीं पड़ रहा है, राइट। यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस नाउ। तो यहाँ पे यही चीज आपको समझनी है कि प्राइसिंग पावर जिन कंपनीज के पास है, वो हम बाद में बिजनेस एनालिसिस करते वक्त समझेंगे कि प्राइसिंग पावर वगैरह कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है क्वांटिटेटिवली, मार्जिन के थ्रू वगैरह। तो ये टर्म्स आपको समझना है, यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजीज खाली यहाँ पे समझ रहे हैं। फिर मार्केट शेयर बोलता है कि एक कंपनी का उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो मतलब वो कितना बेच रही है आउट ऑफ टोटल इंडस्ट्री सेल्स। लेट्स से मारुति सुजुकी है, यहाँ पे मारुति सुजुकी है ये, जो कि लेट्स से 100 गाड़ियां बेचती है, और टोटल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 1000 गाड़ियां, टोटल सभी कंपनीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पूरे, और इतने 1000 कार्स बेचे जाते हैं, उसमें से मारुति सुजुकी के टोटल 100 कार्स बेची जाती है। तो यहाँ पे मार्केट शेयर कितना है कंपनी का? सिंपल 10% है, राइट, मारुति सुजुकी का एज ए एग्जाम्पल। तो ये बोलता है मार्केट शेयर, राइट। ये तो बहुत सिंपल है कि कितना कंट्रोल है कंपनी का उस इंडस्ट्री में। तो ये मार्केट शेयर है, जो कि सेल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर इसके बाद कुछ नॉमिनल टाइप्स होते हैं सेल्स के, जैसे कि नेट सेल्स। अभी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते वक्त ना लोग क्या समझते हैं कि नेट सेल्स मतलब कुछ ना कुछ खर्चा हटाया होगा, इसलिए इसको नेट सेल्स कह रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज है, बट कंफ्यूजन क्रिएट करती है, और वो कंफ्यूजन मुझे हटाना है। सेल्स आपने की, मैंने पेन बेचा, जो सेल्स रिटर्न हुआ है, मतलब जो प्रोडक्ट लोगों को पसंद नहीं आया, उन्होंने वापस किया, मुझे उनको पैसा देना पड़ा, तो वो नेट सेल्स आएगा। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न जब मैं घटा दूंगा तब मुझे नेट सेल्स ये फिगर आएगी, राइट। तो ये होता है सिंपल। फिर उसके बाद क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स। ऑब्वियसली आप बेच रहे हो तो कैसा बेच रहे हो, क्रेडिट पे बेच रहे हो या कैश पे बेच रहे हो। अगर मैं क्रेडिट पे बेच रहा हूँ तो फिर मुझे बाद में पैसा आएगा, और मोस्टली यही चलता है मार्केट में, राइट। तो क्रेडिट सेल्स हो रहा है तो एक्रूड रेवेन्यू यहाँ पे होगा। एक्रूअल अकाउंटिंग प्रिंसिपल अभी हमने पढ़ा था क्या, कि क्रेडिट पे सेल करूंगा तो क्या मैं इसका रेवेन्यू अभी रिकॉर्ड करूंगा, राइट, अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो अभी हुआ है, क्योंकि मैं कैश को इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, अभी ट्रांजैक्शन को इंपॉर्टेंस देता हूं, दैट्स इट। तो क्रेडिट पे सेल्स हो रहा है तो डेफिनेटली डेटर क्रिएट होगा। डेटर मतलब क्या होता है ना, डेटर मतलब जिसको उधार पे सामान दिया जा रहा है वो आदमी, डेटर। ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, सिंपल, राइट, जिनको पता नहीं उनके लिए ये। तो डेटर्स जिनसे पैसे मुझे मिले, इसलिए इनसे पैसे मिलने हैं,
तो इसलिए इनको एसेट कहा जाता है, राइट। एसेट मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर आपको फ्यूचर में जहां से भी पैसा मिलना हो वो एसेट हो गया। जो भी चीज से पैसा आपकी जेब में जाता है वो एसेट है। जिस भी चीज से आपके जेब से पैसा बाहर निकलता है वो लायबिलिटी है। वो लॉन्ग टर्म एसेट है, करंट एसेट है, वो बाद में देखेंगे, राइट। तो क्रेडिट सेल्स डेटर, डेटर जिनसे हमें पैसा मिलेगा फ्यूचर में। फिर होगा नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब होता है क्या कि आपका अगर धंधा है फैन बेचने का, तो फैन बेचने से जो रेवेन्यू आ रहा है वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो गया। और आपने जो मनी, पैसा लेट्स से एफडी में लगा दिया या किसी और सोर्स से, आपके मेन बिजनेस ऑपरेशंस के अलावा सोर्सेज से आपको पैसा मिल रहा है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, राइट। अभी सेल्स की चीजें हमने देख ली, नेट सेल्स टाइप्स देख लिया, उसके किन किन तरीके के होते हैं, और भी हो सकते हैं बट वो हम आगे देख लेंगे। तो और सेल्स का फंडा हमने समझ लिया, प्राइसिंग पावर, क्वांटिटी वगैरह। अभी एक्सपेंसेस, राइट, ये नेक्स्ट लाइन आइटम होता है। अभी खर्चे में भी बहुत तरीके होते हैं और कंपनी के एंगल से हमें समझना है कि टोटल देयर आर ना 3 मेन टाइप ऑफ कॉस्ट इन एक्सपेंसेस। कौन से है वो? एक ऑपरेटिंग खर्चा होता है भाई, आप कंपनी चला रहे हो, देन यू एक्चुअली नीड टू रन बिजनेस डेली, राइट। तो रोज मरना के जो खर्चे होते हैं ना, आपको लेबर्स को पैसा देना है, रॉ मटेरियल्स खरीदना है, इन्वेंट्री को मेंटेन करना है, वेयर हाउस स्टोरेज कॉस्ट वगैरह एक्सेट्रा। बेसिकली धंधे को चलाने के लिए जो पैसा लग रहा है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, राइट। रोजमर्रा के खर्चे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये मैं प्रेजेंटेशन आपको दे दूंगा सो दैट इट विल एक्ट एज अ नोट फॉर यू। तो ये हो गया ऑपरेटिंग के खर्चे। दूसरे खर्चे होते हैं इन्वेस्टिंग के, ये ग्रोथ के लिए है। अभी ऑब्वियसली कंपनी सिर्फ ऐसा ही तो नहीं चलेगी, ग्रो करना है तो एसेट्स लगेंगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिनके मदद से रेवेन्यू कंपनी स्केल अप कर पाएगी। मैं आज एक ही मशीन है मेरे पास जिससे मैं 1 लाख का सेल्स कर पा रहा हूँ। लेट्स से मुझे अभी इस सेल्स को ग्रो करना है तो मुझे और एक मशीन खरीदनी पड़ेगी सो दैट मैं 2 लाख का या 3 लाख का सेल कर सकूं। तो वो इन्वेस्टिंग का खर्चा हो गया। जो भी एसेट्स पे खर्चा हो रहा है वो इन्वेस्टिंग का खर्चा। रोजमर्रे के खर्चे ऑपरेटिंग के खर्चे। फाइनेंसिंग मतलब कैपिटल ऑब्टेन करने के लिए जो खर्चे लगते हैं। अगर मुझे कैपिटल चाहिए, कैपिटल में लूंगा और एसेट्स में डिप्लॉय करूंगा। तो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग तो रिलेटेड चीजें हैं। फाइनेंसिंग सिंपली इंटरेस्ट एक्सपेंस। आपका यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल हो गया कि आपने डेट लिया, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये बोरोइंग का ऊपर का खर्चा है, राइट, डेट कैपिटल के ऊपर का खर्चा है। और इक्विटी शेयर होल्डर से हमसे भी तो पैसा लेती है ना कंपनी आईपीओ में, तो उस पे फिक्स कॉस्ट तो नहीं होता है कंपनी को, बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहा जाता है। एक जस्ट एन एडवांस कंसेप्ट है थोड़ा, बट यहाँ पे फिक्स कॉस्ट नहीं होता है कंपनी को, इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है, जहाँ पे कंपनी को का कॉस्ट बेसिकली हमारे रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, राइट। अगर मैं किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ तो वो किसी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए लगा रहा हूँ, राइट। तो 15%, 14% जो भी मेरा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी के लिए खर्चा है, दैट्स इट। तो फाइनेंसिंग के खर्चे, कैपिटल ऑब्टेन करने के खर्चे। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के भी कुछ टाइप्स होते हैं यहाँ पे अंदर जो कि हमें देखने हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको हम अभी एग्जांपल के साथ ही समझेंगे। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड, अगर आप पेंट बेच रहे हो या प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो ना, तो डायरेक्ट उस फैन को या कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करते वक्त डायरेक्टली क्या क्या खर्चे लग रहे हैं, इसके लेबर्स जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं उनको वेजेस देना, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करना पड़ता है, फिर जाके प्रोसेसिंग होती है, फिर जाके फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो ये भी डायरेक्ट खर्चा हो गया। इनडायरेक्ट खर्चे क्या हो सकते हैं? इनडायरेक्ट खर्चे मतलब मार्केटिंग का खर्चा, राइट। मार्केटिंग का खर्चा इनडायरेक्ट है क्योंकि वो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करना है ना मुझे एकदम, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब प्रोडक्शन के खर्चे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब बेचने के खर्चे, एज सिंपल एज दैट। अभी इससे सिंप्लीफाई लैंग्वेज में कैसे सिखाऊं आपको, राइट। अभी एग्जांपल भी देखेंगे, डोंट वरी। फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑपरेटिंग लेवरेज को समझाने के लिए। हर एक चीज लिंक है, जो बाद में हम इंटरप्रिटेशन करेंगे ना तब मैं ये रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए ये अभी चीजें अच्छे से समझ लीजिए जिनको जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से। तो फिक्स कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, टोटल कॉस्ट, जो भी टोटल खर्चा है ना उसको मेजरली 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक फिक्स होता है खर्चा, एक वेरिएबल होता है खर्चा। फिक्स खर्चा मतलब ऐसा खर्चा जो बढ़ता नहीं है प्रोडक्शन लेवल के साथ। बेसिकली जो फैक्ट्री मैंने ली है लीज पे या रेंट पे, उसके लिए मुझे रेंट देना है। तो फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो गुड्स में बना रहा हूँ, राइट, जो मैं गुड्स में बना रहा हूँ, तो गुड्स अगर मैं पहले लेट्स से कि मैं 1 लाख यूनिट गुड्स यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा हूँ, 1 लाख यूनिट गुड्स का मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, और 1 लाख यूनिट से सीधे मैं अभी 2 लाख यूनिट गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, राइट। 2 लाख डब्बे में बना रहा हूँ, पहले 1 लाख डब्बे बनाता था, अभी 2 लाख डब्बे बना रहा हूँ। तो फैक्ट्री का रेंट भी बढ़ेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगा। फैक्ट्री का रेंट तो फिक्स ही रहेगा। रेंट अगर मुझे 1 लाख रुपए देना है फैक्ट्री के ऊपर, 1 लाख ही रुपए दूंगा।
भले ही मैं मेरा गुड्स का प्रोडक्शन यहाँ पे 100% का जंप मार रहा हूँ, राइट। तो इसी के कारण कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो एक्सपैंड हो जाते हैं, क्योंकि आपका खर्चा जो है इसका, इसको आप ऐसे ग्राफ से समझो, कंपनी का रेवेन्यू जो है, लेट्स से ये रेवेन्यू का ग्राफ है, यहाँ पे कंपनी सेल्स कर रही है, प्रोडक्शन एक्टिविटी ऐसे बढ़ रहा है, बट जो खर्चा है वो बिल्कुल फ्लैट है। मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कंपनी फिक्स कॉस्ट है, ये रेंट समझो इसको, राइट, ये रेंट है। तो यहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, राइट, बट रेंट जो है वो उतना ही रहेगा। तो ये जो गैप है ना, ये बढ़ता जा रहा है, ये गैप जो है ये आपको प्रॉफिट में शो करेगा, ये ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपको दिखाएगा, राइट। इसका आप ग्राफ अपने बुक में ड्रॉ कर सकते हो, अगर ये कंसेप्ट हम और रिपीट करेंगे आगे ऑपरेटिंग लेवरेज में, राइट, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो बहुत ही सिंपल है भाई। वेरिएबल कॉस्ट मतलब अगर मेरा गुड्स का प्रोडक्शन मेरा बढ़ रहा है, तो उसके साथ ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, राइट। तो ये जो गैप है वो उतना का उतना ही रहेगा, वो इफिशियंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे अगर मैं 1 लाख डब्बे पहले बना रहा हूँ, राइट, 1 लाख डब्बे अगर बना रहा हूँ, तो 1 लाख डब्बे बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स भी उतने ही लगेंगे, लेबर पे खर्चा भी उतना ही करना पड़ेगा, यूनिट बेसिस पे, परफॉर्मेंस बेसिस पे, एक्सेट्रा। तो खर्चा भी बढ़ेगा प्रोडक्शन के साथ, फिक्स कॉस्ट में खर्चा नहीं बढ़ेगा, बट प्रोडक्शन होगा। दैट्स इट। आई होप आपको ये समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट से, एंड आई एम जस्ट रनिंग फास्टर ओवर हियर नाउ। तो हमने ये कवर कर लिया वेरिएबल कॉस्ट। फिर अभी आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर जल्दी से। एक कंपनी है, यहाँ पे रेवेन्यू एंड एक्सपेंस का ब्रेकडाउन मिला है, तो आई फील फ्रॉम यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का फंडा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फंडा। देखिए यहाँ पे रेवेन्यू कितना आया है कंपनी का, 1.64 बिलियंस में दिखा रहा है, 164 करोड़ मतलब। फिर 164 करोड़ का मेरा रेवेन्यू है, राइट, साथ साथ में लिख के चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 164 करोड़ का रेवेन्यू है, फिर 164 करोड़ के रेवेन्यू से इन्होंने 458 का कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, राइट। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब जो प्रोडक्शन से जुड़े हुए खर्चे हैं ना, लेबर एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर का खर्चा, डायरेक्ट रॉ मटेरियल का खर्चा, वो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में दिखाई देगा कि सेल्स करने के लिए क्या कॉस्ट लगा, राइट। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना बता रहा है, 458.51 मिलियन, राइट, मतलब 45 करोड़, राइट। यहाँ पे मैं जस्ट राउंड फिगर्स ले रहा हूँ। फिर 164 माइनस 45 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा आपका, जीपी, राइट। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हटा रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, हम मार्केटिंग का खर्चा नहीं ले रहे, हम इंटरेस्ट वाला एक्सपेंस नहीं ले रहे, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले रहे कि ग्रॉस लेवल पे मेरा प्रॉफिट बताओ। फैक्ट्री लेवल पे मुझे प्रॉफिट पता करना है कि फैक्ट्री में जब मेरा गुड्स बना है, तो खर्चा निकालने के बाद कितना उसमें से मैं प्रॉफिट अर्न कर पा रहा हूँ, राइट। तो हम डिफरेंट स्टेजेस पे प्रॉफिट पता करना चाहते हैं टू नो द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी एंड फिर उसका लेवरेज इंपैक्ट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें फिर बाकी के खर्चे हटाने हैं जो कि नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। कौन से यहाँ पे देखिए इन्होंने कंप्लीट एक्सपेंसेस लिए, पहले जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस लिया। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में ना नॉर्मल ऑफिस के खर्चे वगैरह, फिर सेल्स एंड मार्केटिंग का खर्चा, राइट। फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चे जो आपके ऑपरेशन से जुड़ा हुआ नहीं, आपके बिजनेस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे ना G&P में से जब हम SG&A, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को हटाते, तब जाके हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। सॉरी फॉर हैंडराइटिंग यार, ये पहली बार मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से मैंने सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हटा दिया, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग लेवल पे मुझे कितना अर्निंग्स में कर पा रहा हूँ, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, राइट, जो कि SG&A। इसको हटाने के बाद फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद फिर मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा, जो कि है मेरा इंटरेस्ट, राइट, डिप्रिशिएशन वगैरह भी होता है, जिसके ऊपर हम आएंगे अभी बाद में थोड़ी देर में। फिर इसको माइनस करने के बाद फिर जाके मुझे अपना नेट प्रॉफिट मिलेगा। नेट प्रॉफिट मतलब सारे खर्चे हटाने के बाद कितना बच रहा है मेरे पास, राइट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद कितना बच रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इफिशियंसी जानने के लिए। डिफरेंट स्टेजेस पे इफिशियंसी मुझे जाना है कि पेन जब मैं बना रहा था तो उसके प्रोडक्शन के रिलेटेड एक्सपेंसेस कितने थे, फिर मैं ग्रॉस लेवल पे कितना कमा पा रहा हूँ, फिर उसके बाद मार्केटिंग के खर्चे हटाने के बाद इस पेन के लिए फिर मैं ऑपरेटिंग लेवल पे कितना कमा पा रहा हूँ, राइट। तो बेसिकली मैं हर स्टेज पे इफिशियंसी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे मुझे मार्जिन समझ में आते हैं। अभी मार्जिन समझेंगे हम थोड़ी देर में, राइट। तो ये बेसिकली एक फिगर हो गया रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ब्रेकडाउन का। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले हटाने के बाद ग्रॉस फिगर आता है, ग्रॉस में से हम फिर आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हटा देते हैं, जो कि सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गया। इनडायरेक्ट और नॉन ऑपरेटिंग अलग अलग होते हैं चीजें, ठीक है ना। इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग ही खर्चे होते हैं, बस वो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इनडायरेक्ट कहते हैं।
इनडायरेक्ट खर्चे को हटाने के बाद मतलब सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को हटाने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा एंड देन इंटरेस्ट एक्सपेंस को हटाने के बाद मुझे नेट प्रॉफिट मिलेगा, सिंपल। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी हमें क्या समझना है, अभी हम मार्जिन को समझते हैं डायरेक्टली, क्योंकि मार्जिन का गेम समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नाउ ये रेवेन्यू एंड एक्सपेंस का ब्रेकडाउन समझ में आ गया, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट भी हमें समझ में आ गया। तो अभी मार्जिन को समझते हैं। मार्जिन क्या होते हैं? मार्जिन सिंपली आपको ये बताते हैं कि खर्चा हटाने के बाद, डिफरेंट खर्चे हटाने के बाद उस पर्टिकुलर स्टेज पे आप कितना कमाई कर पा रहे हो। बेसिकली मेरा सेल्स था 1 लाख रुपए का, फिर डायरेक्ट खर्चे उस सेल्स के रिलेटेड लेट से 20,000 रुपए का था, फिर प्रोडक्शन लेवल पे मैं 80,000 रुपए कमा पा रहा हूँ, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया मेरा, राइट। तो अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ढूंढना है, मार्जिन हमेशा सेल्स के ऊपर निकलता है। अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ढूंढना है तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा, जो कि हमें पता ही है, सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हटा देंगे और ग्रॉस लेवल पे कितना कमा है उसको रख देंगे न्यूमरेटर में, और फिर उसको सेल्स से हम यहाँ पे ये कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एंड परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कितना है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, बेसिकली परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आफ्टर डिडक्टिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना बच रहा है वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट देता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा नेट प्रॉफिट मार्जिन से, राइट। क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन बताता है आपको कि सारे खर्चे हटाने के बाद मेरे पास कितने हाथ में बच रहे हैं पैसे। ऑपरेटिंग मार्जिन बोलता है आपको कि ऑपरेटिंग लेवल के खर्चे हटाने के बाद कितने पैसे आ रहे हैं मेरे पास और ग्रॉस मार्जिन बोलता है कि प्रोडक्शन के रिलेटेड सिर्फ एक्सपेंसेस हटाने के बाद मेरे हाथ में कितने पैसे आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहे हैं हमारे, राइट। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन के खर्चे को हम कंसीडर कर रहे हैं, कम एक्सपेंसेस है तो ज्यादा रहेगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सपेंस और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस या पूरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, राइट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को पूरा हटाने के बाद मेरा ऑपरेटिंग लेवल पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे सेल्स से, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। और फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट सारे खर्चे हटाने के बाद जो मेरा नेट प्रॉफिट है ओवर सेल्स, तो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कितना बच रहा है मेरा, क्योंकि सेल्स कर रहे हो आप और एक एक लेवल के एक्सपेंसेस हटा रहे हो, तो सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद आखिर में मुझे कितना मिल रहा है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन बताएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कंसिडर होते हैं। यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हम कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर करते हैं। दैट्स इट, बहुत सिंपल चीज है, राइट। तो स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पे भी अगर मुझे छोटा सा एग्जांपल लेना हो तो जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे ही मार्जिन्स के लिए, कि मार्जिन्स किस तरीके से आपको इस टूल में, सिंपल वॉल स्ट्रीट ये टूल का नाम है, राइट। तो इस टूल को कैसे यूज करना है वो बाद में हम समझेंगे। अभी यहाँ पे मार्जिन का कंसेप्ट देखिए, अर्निंग्स एंड रेवेन्यू। यहाँ पे मैंने रेवेन्यू इतना कमाया, 164 करोड़ का मैंने रेवेन्यू कमाया, फिर 45 करोड़ के मेरे कॉस्ट ऑफ सेल्स थे, अभी देखा हमने। फिर 45 करोड़ हटाने के बाद ये मैंने घटा दिया रेवेन्यू से ऑब्वियसली, फिर मेरे पास कितने बचे ग्रॉस लेवल पे मेरे पास बचे 120 करोड़, राइट। 164 करोड़ में से 120 करोड़ बचे कॉस्ट, डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हटाने के बाद। फिर उसके बाद 120 करोड़ में से सारे ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद नेट कितना अर्निंग बच रहा है 30 करोड़ बच रहा है। तो वही चीज है, राइट। यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन 72% है, फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन 72%। जैसे ही आप देख रहे हो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि रेवेन्यू 1 लाख रुपए का है मेरा और ग्रॉस मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है 72% का है। इसका मतलब 72% ऑफ रेवेन्यू मेरे पास बच रहा है ग्रॉस लेवल पे, एज सिंपल एज दैट। मतलब 72,000 मेरे पास बच रहा है, राइट, प्रोडक्शन लेवल के एक्सपेंसेस हटाने के बाद। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको 20% दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या, 1 लाख रुपए का रेवेन्यू है मेरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 20%, मतलब 20%, 20,000 रुपए ही मेरे पास आ रहे हैं आफ्टर डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% है, मतलब 10,000 रुपए ही बच रहे 1 लाख रुपए में से आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, राइट। अभी मार्जिन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अभी आपको कभी। फिर आते हैं हम ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, तो इसे जल्दी से समझ लेते हैं विद एग्जांपल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं एंड यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज में ना, जब भी आपको इस तरीके से दिखाई देना कंपनी में कि सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 3 साल की है 29% एंड उसके अगेंस्ट में जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 60%, कि आपकी सेल्स जो बढ़ी है वो सिर्फ 30% से बढ़ी है एंड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 60% से, लिटरली 2x। तो ये क्यों हुआ है भाई, इसको हम समझते हैं, इसका लॉजिक समझते हैं। एंड वो लॉजिक समझने के लिए एक मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे अपने ही नोटबुक से, इसको आप नोट कर सकते हो, सेम कॉपी कर सकते हो अपने नोटबुक में। तो देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज, यहाँ पे ना फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का लॉजिक सामने आएगा। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों कॉस्ट होते हैं जो कि टोटल कॉस्ट
तैयार करती है किसी भी फर्म की। टोटल कॉस्ट में से जब फिक्स कॉस्ट का जो प्रोपोर्शन है वो अगर ज्यादा है किसी कंपनी में, अगर फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा है, जैसे कि इस कंपनी को लेते हैं ना, इस कंपनी में लेट से 70 रुपीज का हमारा टोटल खर्चा है, 70 रुपीज का टोटल खर्चा होता है कंपनी का, जिसमें से 50 रुपीज का तो फिक्स कॉस्ट है जो कि हिलेगा नहीं रेवेन्यू के साथ, जो कि मूव ही नहीं करेगा, बट बाकी का जो 20 रुपए है वो तो वेरिएबल कॉस्ट है, वो परसेंटेज ऑफ सेल्स से निकलता है। अभी एक चीज है जो आपको हमेशा लॉजिक पता होना चाहिए यार, बहुत सिंपल है कि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ना, इट इज ऑलवेज योर परसेंटेज ऑफ सेल्स। इसको हमेशा परसेंटेज ऑफ सेल्स से इंटरप्रेट करते हैं। क्यों? इसकी अगर 100 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि मेरा अगले साल 120 करोड़ का रेवेन्यू हो जाता है, और 20% ऑफ सेल्स है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है क्या भाई? आपका रॉ मटेरियल का ही तो खर्चा है, डायरेक्ट खर्चे है प्रोडक्शन के रिलेटेड, जो कि गुड्स में जितनी ज्यादा डब्बे बनाऊंगा उतना ज्यादा खर्चा होगा। तो यहाँ पे मुझे पता है कि इन डब्बों को बनाने के लिए 20% मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगता है, तो प्री डिटरमाइंड फैक्टर है। तो 100 का 20 रुपए यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है पहले साल का, ये ईयर 1 है और ये ईयर 2 है। तो 120 करोड़ का अगले साल मेरा रेवेन्यू हुआ, तो वेरिएबल कॉस्ट भी ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा रेवेन्यू हुआ है मतलब ज्यादा खर्चा भी लगा होगा। वेरिएबल कॉस्ट का वही तो मतलब है, वेरिएबल है वो। तो यहाँ पे 24 करोड़ का वेरिएबल कॉस्ट है, बट फिक्स कॉस्ट जो है वो 50 है। मतलब फैक्ट्री का रेंट, लीज पेमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो भी समझ लो, जो फिक्स है, जो मूव नहीं करेगा ऑब्वियसली। अगर वो उसका प्रोपोर्शन कंपनी के टोटल कॉस्ट में ज्यादा है तो ऑब्वियसली रेवेन्यू इंक्रीज तो हो रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है ना वो मूव नहीं हो रहा है प्रोपोर्शनेटली। तो ज्यादा से ज्यादा पोर्शन प्रॉफिट में उतरेगा। 120 करोड़ में से यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ यहाँ पे 4 करोड़ से इंक्रीज हुआ है, बट 50 जो मेजर प्रोपोर्शन था वो ज्यादा, या वो मूव ही नहीं किया है, तो ज्यादा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट में दिखेगा। राइट? धंधे की भाषा में समझो, बहुत ही सिंपल है, और इससे मेरा प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा दिखेगा। यहाँ पे मार्जिन का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज का सिंपल, जो कि है बेस केस। यहाँ पे देखिए कि 100 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू है, फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट जो 50 करोड़ का है हमारा, फिर वेरिएबल कॉस्ट जो कि 20% ऑफ सेल्स है, जो कि 100 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू है हमारा, 20 करोड़ उसमें से वेरिएबल कॉस्ट है। फिर हमारा जो टोटल खर्चा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल खर्चा है, उसको हटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो 30 करोड़ का है। 30 करोड़ का जो प्रॉफिट मैंने कमाया वो टोटल इक्विटी के ऊपर कमाया, मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे के ऊपर कितना पैसा कमा रही है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी, कितना रिटर्न कमाया शेयर होल्डर के इक्विटी के ऊपर। तो 30 का प्रॉफिट निकला मेरा यहाँ पे, और 30% का आरओई है। अभी यहाँ पे देखिए, 25% जंप हुआ है सेल्स में, एग्जांपल ले रहे हैं, एज्यूम दैट 25% देयर इज अ जंप इन अ सेल्स। तो मेरा रेवेन्यू जो 100 करोड़ का था वो अभी 125 करोड़ से पे आ गया है, 25% इंक्रीज हुआ है। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा? नहीं होगा, इट विल रिमेन द सेम। वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट? 20% ऑफ सेल्स, तो 125 का 20% जो कि 25 निकलेगा। फिर प्रॉफिट आएगा। अभी देखिए फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा था, 70 रुपीज का टोटल खर्चा था ना 50, और उसमें से तो 50 रुपीज जो मेजर चंक है टोटल कॉस्ट का वो फिक्स है। और अगर मेजर चंक ऑफ द टोटल कॉस्ट इज रिमेनिंग फिक्स्ड और रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, आप ही समझिए ना, तो रेवेन्यू में से ज्यादा का ज्यादा प्रॉफिट जो है, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आपके हाथ में आएगा बिकॉज ऑफ हायर प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो वही चीज है कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ? 50 को हुआ। रेवेन्यू में जो इंक्रीमेंट हुआ वो 25% का था, बट जो प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हो रहा है वो 30 करोड़ का जो हमारा प्रॉफिट था बेस केस में, फिर उसके बाद 25% का जंप का हमने एग्जांपल लिया। अगर 25% इंक्रीज होता है तो उससे प्रॉफिट सीधे 50 करोड़ का होता है। आप क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो 30 करोड़ का प्रॉफिट था बेस सिनेरियो में, जो कि हुआ हमारा 50 करोड़ का। तो 30 से 50 लिटरली 60% ग्रोथ, राइट? तो 60% ग्रोथ हुआ है यहाँ पे, एंड रेवेन्यू में सिर्फ 25% ग्रोथ। तो वही चीज है। और सेम चीज अगर सेल्स डिक्लाइन भी होती है, आपकी सेल्स ही नहीं होती है, डिमांड नहीं है मार्केट में, कंज्यूमर्स आपका सामान नहीं लेते, तो रेवेन्यू आपका कम होगा। 75 रुपीज का वो 100 करोड़ से गिर के 75 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, खर्चा तो उतना ही रहेगा अभी 50 करोड़ का ही, वेरिएबल कॉस्ट कम होगा क्योंकि आपने कम प्रोड्यूस किया था। तो प्रॉफिट यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे डिक्रीज भी 60% का हमें देखने को मिल रहा है। सो दैट इज व्हाट ऑपरेटिंग लेवरेज इज टेलिंग यू। ये दो धारी तलवार है, राइट? कि प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंशन में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर इफ यू सी दैट कि कंपनी फिक्स कॉस्ट में ज्यादा स्पेंडिंग कर रही है और फ्यूचर में उससे रेवेन्यू ज्यादा आ सकता है और फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, तो मार्जिन एक्सपेंशन होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। और मार्जिन एक्सपेंशन का मतलब होता है कि मोर प्रॉफिट यू विल बी एबल टू रिटेन इन योर हैंड्स, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू अ मल्टी बैगर रिटर्न्स मोस्ट प्रोबेबली, राइट? ये ऑपरेटिंग लेवरेज का सिंपल सा एग्जांपल था। तो मैक पावर में भी हमने वही चीज देखा
कि यहाँ पे 29-30% का सेल्स ग्रोथ था, 60% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। इसका मतलब है कि ये 240 करोड़ का जो मैंने रेवेन्यू किया है उसके अगेंस्ट में जो ये एक्सपेंसेस है ना, ये एक्सपेंसेस की रफ्तार उतनी नहीं है। मेरा स्पीड ऑफ जो रेवेन्यू ग्रोथ है और जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस मेरे कम हो रहे हैं, मैं ज्यादा रेवेन्यू कर पा रहा हूँ कम खर्चे पे, तो मेरा ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, राइट। बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैंने बताया है। अगर चीजें एक ही बार में नहीं समझ में आ रही है ना, थोड़ा शांति से और एक बार देखो, दूसरे यूट्यूब वीडियोस देखो इस कंसेप्ट के ऊपर सेम, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे ही वीडियोस देखने चाहिए, मुझे आपको कंसेप्ट बताना है, मुझे वैल्यू प्रोवाइड करनी है, दैट्स इट। व्यूज, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वो आपको करना है करो, नहीं तो नहीं करो, दैट्स इट। फिर उसके बाद हम आते हैं दूसरे टर्मिनोलॉजी के ऊपर, जो कि बैलेंस शीट। यार अभी मुझे रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। बैलेंस शीट का लॉजिक समझना है, यहाँ पे हम इंटरप्रिटेशन बाद में करने वाले फाइनेंशियल चैप्टर में, ये सिर्फ क्रक्स मुझे बताना है नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के लिए। तो यहाँ पे देखिए, एसेट इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, बैलेंस शीट का ये पूरा गुरु मंत्र है। मतलब क्या है भाई, एसेट मतलब प्लांट, मशीनरी, ऑफिस, बिल्डिंग, ऐसा समझ लो। और इक्विटी प्लस लायबिलिटी, इक्विटी और लायबिलिटी ये जो इक्वल टू के बाद ये राइट हैंड साइड जो है ये सोर्सेस ऑफ फंड्स है, राइट, ये सोर्सेस ऑफ फंड्स है। और ये जो एसेट है ये यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है। मैंने बोरोइंग किया, बैंक में गया, मैंने बोरो किया पैसा, पब्लिक के पास आया, मैंने बॉन्ड्स इशू किए और उनसे उधार पे लिए पैसे। उधार पे क्यों लिए भाई पैसे? पैसे मुझे डिप्लॉय करने हैं एसेट्स में, मेरे पास पैसे नहीं है, लिमिटेड कैपिटल, इसलिए मैंने बैंक से लिया, आपसे लिया उधार पे, एंड वो जाके उससे मैंने एसेट्स खरीदे, बिल्डिंग खरीदे। तो अल्टीमेटली लायबिलिटी से जो मैं कैपिटल ले रहा हूँ, जो कैपिटल है मेरा, लायबिलिटी, कैपिटल लायबिलिटी एक ही चीज है, तो मैं कैपिटल ले रहा हूँ डिप्लॉय करने के लिए एसेट्स में, तो वो ऑब्वियसली इक्वली होना चाहिए। और इक्विटी, तो ये सोर्सेस है कि मैं बेसिकली बोरो करके जो पैसा ले रहा हूँ और जो इक्विटी से पैसा ले रहा हूँ वो अल्टीमेटली एसेट्स में जा रहा है, तो ये हमेशा इक्वेशन बनेगा, बैलेंस शीट हमेशा इक्वली रहेगी कि आपका जो टोटल एसेट की वैल्यू है वो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी से सेम ही रहेगा, क्योंकि आपने जो कैपिटल उठाया है वो एसेट में बैठा हुआ है कहीं ना कहीं, राइट। बैलेंस शीट को समझने के लिए ना आप एक सिंपल सा टी टेबल ड्रॉ कर सकते हो। ये क्या कहता है ना, यहाँ पे एसेट है आपका इस साइड पे, और इस साइड पे ई मतलब इक्विटी, और इस साइड पे डेट। इसका मतलब है इक्विटी से मैंने पैसा उठाया एसेट में डिप्लॉय करने के लिए, और डेट से मैंने पैसा उठाया मतलब बोरोइंग्स लिया मैंने एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए, दैट्स इट। इतना सा बनाने से ना आपको एक चीज समझ में आएगी कि इक्विटी एंड डेट से फ्लो हो रहा है पैसा एसेट्स में ही। एसेट्स में अभी यहाँ पे एसेट्स के ना बहुत तरीके के टाइप होते हैं। मेनली क्या होता है, आपका नॉन करंट एसेट होता है, मतलब लॉन्ग टर्म के एसेट्स, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा, और आपका करंट एसेट होता है जो कि आपके कैश में एक साल के अंदर अंदर कन्वर्ट होगा या एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कन्वर्ट होगा, राइट। तो नॉन करंट एसेट्स मतलब लंबे समय के लिए एसेट्स जो चलते रहेंगे, जिनसे मैं रेवेन्यू जनरेट करूंगा, प्लांट, मशीनरी, आपका लैपटॉप, मोबाइल एसेट जो एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करेगा आपको। और करंट एसेट्स मतलब जो तुरंत कैश में कन्वर्ट होंगे। फिर उसके बाद एसेट्स में भी ना टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स आपने सुना होगा। टेंजिबल एसेट्स मतलब फिजिकल एसेट्स होते हैं, एसेट्स मशीनरी फिजिकल एसेट्स जिनका फिजिकल नेचर है। इंटेंजिबल एसेट्स ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी बैलेंस शीट में ना इंटेंजिबल एसेट्स बहुत ज्यादा है, एंड अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या ऐसी कंपनी है जहां पे इंटेंजिबल एसेट्स नहीं होने चाहिए। इंटेंजिबल एसेट्स बेसिकली मतलब जिनका फिजिकल नेचर नहीं है, आपका पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, कोई इंटेलेक्चुअल राइट्स हो गया, ब्रांड लॉयल्टी, गुडविल, ये सारी चीजें जो कि फील की जा सकती है बेसिकली, बट इनका कोई फिजिकल नेचर नहीं है, बट ये वैल्यू प्रोवाइड करती है कंपनी को इन सम सेंस, तो ये इंटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। जैसे कि एप्पल की अच्छी गुडविल है, एप्पल ब्रांड, उनका जो ब्रांड पावर है, ब्रांड लॉयल्टी वो अच्छी है, तो दैट इज द स्ट्रॉन्ग इंटेंजिबल एसेट दैट दे हैव, राइट। तो इसमें भी फिर इंडेफिनाइट एसेट्स होते हैं, इन्फिनाइट एसेट्स होते हैं, मतलब जिनका यूजफुल लाइफ जो है वो इन्फिनाइट होता है। मतलब अभी गाड़ी आप खरीदोगे तो उसकी एक लिमिटेड लाइफ रहेगी। मैंने गाड़ी खरीदी, वो 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए चलेगी, राइट, बट कभी ना कभी तो उससे खराब होनी है। बट अगर मैं लैंड खरीदूंगा तो लैंड का कोई लिमिटेड लाइफ है क्या? नहीं है। 30 साल, 40 साल, 50 साल हम नहीं बोल सकते कुछ, राइट। तो ये क्या हो गया, ये इंडेफिनेट हो गया एसेट। एंड ये लैपटॉप, कंप्यूटर, ऐसे चीजें जो खराब होती है वो फाइनाइट एसेट्स होते हैं। ये भी समझ में आ गया आपको, इंटेंजिबल समझ में आ गया। इंटेंजिबल में भी फाइनाइट एंड इंडेफिनाइट होता है, जैसे कि गुडविल जिसका कोई यूजफुल लाइफ नहीं है, लिमिटेड नहीं है। रेपुटेशन, राइट, मेरी अगर अच्छी रेपुटेशन है तो उसकी कोई यूजफुल लाइफ नहीं है, राइट, तो ये इनफाइनाइट इंटेंजिबल एसेट हो गया। और फाइनाइट इंटेंजिबल एसेट मतलब जिसकी यूजफुल लाइफ है, यूजफुल लाइफ है मतलब जिसकी लाइसेंस मुझे मिला है। मैं अगर अल्कोहल बेचता हूँ, मेरी अल्कोहल कंपनी है, मैं दारू बेचता हूँ, तो मुझे लाइसेंस मिला है कोई एक्सक्लूसिव ब्रांड का बेचने के लिए अल्कोहल 10 साल का। तो 10 साल का लाइसेंस है, मैं उतने पीरियड के लिए बेच पाऊंगा और रेवेन्यू कमा पाऊंगा, दैट्स इट। फिर उसके बाद वो एसेट काम का नहीं है, तो ये फाइनाइट इंटेंजिबल एसेट हो गया। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन
एंड अमोर्टाइजेशन मतलब यूज करने का खर्चा। सिंपल भाई, गाड़ी खरीदी मैंने, तो गाड़ी खरीदने के बाद 10 लाख की गाड़ी अगर मैंने खरीदी है तो मैं क्या 10 लाख का खर्चा एक ही साल में सारा का सारा दिखा दूंगा कि भाई ये खर्चा हुआ है? नहीं, ऐसे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि गाड़ी क्या 1 साल के लिए चलने वाली है? नहीं, ये तो 10 साल के लिए चलेगी। तो हर साल 1-1 लाख, बेसिकली 10 लाख की मेरी गाड़ी है और 10 साल के लिए अगर चलेगी, मेरा मानना है 10 साल के लिए चलेगी, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, सिंपली 1 लाख करके मैं उसका एक्सपेंडिचर दिखाऊंगा। दैट्स इट। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं भाई, खर्चे को डिवाइड कर रहे हैं ओवर द यूजफुल लाइफ, तो वो डिप्रिसिएशन है। तो इसको आपको सिंपली यही समझना है कि एसेट को यूज करने का खर्चा। इससे देसी भाषा में आपको ये बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको मैंने समझाया है, वेयर वी डिवाइड द कॉस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। और एमोर्टाइजेशन मतलब यही चीज इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगती है। जो लाइसेंस मैंने बताया था, लाइसेंस को एमोर्टाइज करना, बेसिकली जो लाइसेंस सिक्योर करने के लिए जो भी खर्चा लगा 10 लाख का लगा होगा, तो उसको भी मैं एमोर्टाइज करूंगा। तो डिप्रिसिएशन इंटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है, एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है। ये सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट एसेट्स के ऊपर होता है, ठीक है ना, जिनकी यूजफुल लाइफ है। जो लैंड है आपका, जो गुडविल है आपका, उसके ऊपर ये लॉजिक नहीं काम करता, उसके ऊपर इंपेयरमेंट का लॉजिक काम करता है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मैंने, जिनका इन्फिनाइट लाइफ है ना, जिनका इन्फिनाइट लाइफ है, उनके ऊपर उनको इंपेयर करना पड़ता है। इंपेयर का मतलब क्या हुआ, जिस भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, राइट, जैसे कि किसी भी कारणवश हो सकता है, जैसे कि चैट जीपीटी आने के कारण एक पूरा रेवोल्यूशन आ गया, राइट, बहुत सारी चीजें बदल गई। तो चैट जीपीटी के आने के कारण बहुत सारी चीजें जो अभी पहले यूज की जाती थी, बट वो अभी यूजफुल नहीं है, क्योंकि अभी काम बहुत ज्यादा आसान हो गया है एआई के कारण, तो वो चीजें इंपेयर हो गई, अभी उनका कोई काम नहीं है, राइट। नोकिया जो ब्रांड, जो इनोवेशन के साथ नहीं काम कर पाई, वो ऑब्सोलेसेंस के कारण इंपेयर हो गई उनका ब्रांड, राइट। तो इंपेयरमेंट मतलब एसेट का रिडक्शन हो रहा है, एसेट की वैल्यू का रिडक्शन हो रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, इंपेयरमेंट ज्यादातर इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर होता है और फिक्स एसेट्स और अकाउंट रिसीवेबल्स के ऊपर भी होता है। अकाउंट्स रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, अगर मैंने आपको सेल किया है तो आपसे मुझे पैसे मिलने हैं, अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो जो अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैं वो इंपेयर हो गए। एज सिंपल एज दैट भाई, एसेट की वैल्यू घट रही है ना किसी वन ऑफ आइटम के कारण, क्योंकि ये वन ऑफ आइटम है, डिफॉल्ट कर रहे हो अभी, हर कोई क्यों डिफॉल्ट करेगा, राइट, तो ये वन ऑफ आइटम है। तो इंपेयरमेंट और डिप्रिसिएशन के बीच में लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों भी बताते हैं, ये दोनों भी एसेट की वैल्यू को कम करते हैं, बट डिप्रिसिएशन एक रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। डिप्रिसिएशन हमेशा रहेगा क्योंकि एसेट को यूज करने का खर्चा बता रहा है, और इंपेयरमेंट वन ऑफ आइटम बता रहा है। आग लग गई और कोई इन्वेंट्री जल गया, इन्वेंट्री को राइट ऑफ करना पड़ा पूरा, क्योंकि इन्वेंट्री यूजफुल ही नहीं रही ना, तो इंपेयरमेंट की, तो इन्वेंट्री की वैल्यू इंपेयर हो गई, कम हो गई, सो दैट्स अ वन ऑफ आइटम। बुक वैल्यू और कैरिंग वैल्यू, अभी देखिए बुक वैल्यू बहुत बार आपने सुना होगा, इसका सिंपल लॉजिक यही होता है, आपका खुद का पैसा। अभी ये जो इक्विटी है, कंपनी के बैलेंस शीट में आपको इक्विटी दिखाई देता है, इक्विटी यही बोलता है कि शेयर होल्डर्स का पैसा कितना है, मतलब कंपनी का कंपनी के मालिक का पैसा कितना है। टोटल 100 करोड़ है, तो इस कंपनी का बुक वैल्यू कितना है, 100 करोड़, जो कि नेटवर्थ बताती है। वही इक्विटी, इस इक्वेशन को अगर आप बदलोगे तो एसेट माइनस डेट अगर आप करोगे ना, यार ये हैंडराइटिंग इतनी बुरी क्यों निकल रही है, तो इक्विटी इक्वल्स टू एसेट माइनस डेट करोगे तो आपको सिंपली क्या मिलेगा, इक्विटी मिलेगा, जो कि बुक वैल्यू है। एसेट की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी फ्यूचर में, जो कंपनी के एसेट्स है, अगर कंपनी अच्छी काम कर रही है, देन इट्स एसेट वैल्यू विल इंक्रीज, तो उसकी बुक वैल्यू भी बढ़ेगी। एज सिंपल एज दैट। इस इक्वेशन से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ेगी ना तो इक्विटी भी बढ़ेगा, राइट। तो वो बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू मींस योर ओन कैपिटल, कि खुद का पैसा कितना है बिजनेस में। बुक वैल्यू को और एक मीनिंग होता है, जिसकी यहाँ पे कैरिंग वैल्यू और वर्सेस फेयर वैल्यू लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पे ना इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल में देखिए, फिक्स एसेट्स जो है कंपनी के, नॉन करंट एसेट्स मतलब ही, तो ये 1951 करोड़ दिखाई दे रहा है, और ये सारे फिक्स एसेट्स के कंपोनेंट्स हो गया, मतलब क्या क्या लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी क्या है फिक्स एसेट्स में। ये ग्रॉस ब्लॉक दिखाई दे रहा है आपको, तो ये ग्रॉस ब्लॉक जो है ना, ये बताता है एक्चुअल खर्चा जो हुआ है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स परचेस करते वक्त, ये एक्चुअल खर्चा है। तो आप बोलोगे फिर ये क्या है, फिक्स एसेट्स क्या है, इसको नेट ब्लॉक कहते हैं। जब ग्रॉस से नेट में आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ हम माइनस कर रहे हैं, राइट। वो क्या चीज माइनस कर रहे हैं, वो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, और ये माइनस करने के बाद जो ये वैल्यू दिखाई दे रही है ना, इसको कहते हैं कैरिंग वैल्यू। तो वही चीज थी जो मैं आपको बता रहा था। अब ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है भाई, एसेट्स परचेस जब किया था मैंने, तब से लेकर अब तक जो भी खर्चा हुआ है यूज करने का,
वो डिडक्ट करने के बाद अभी उसकी कैरिंग वैल्यू क्या है अभी एक्चुअल वैल्यू क्या है। अभी लैपटॉप मैंने खरीदा 3 साल पहले, राइट, 50,000 का। तो फिर 3 इयर्स के बाद, अभी 3 साल हो चुके हैं, तो अभी इसकी वैल्यू क्या है, कैरिंग वैल्यू क्या है इस लैपटॉप की, वही है फिक्स एसेट्स, राइट। ये समझ में आ गया आपको। अभी हम आते हैं फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मतलब क्या फेयर वैल्यू मतलब इसका मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकता है आज के दिन, राइट। तो वही है, इसकी मार्केट वैल्यू अगर आज के दिन है कुछ, लेट्स से 1951 हम कैरिंग वैल्यू दिखा रहे हैं, बट फेयर वैल्यू हो सकती है कि इस लैंड की लेट्स से 2000 करोड़, कुछ भी हो सकता है, 100 करोड़ एक्सेट्रा, तो वो फेयर वैल्यू हो गया, एक्चुअल वैल्यू जो है। बट कैरिंग वैल्यू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद आता है, दैट्स इट। तो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, सो दैट बाद में जब आप इंटरप्रिटेशन करेंगे ना चीजों का, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। राइट ऑफ, कैपिटलाइजेशन। राइट ऑफ मैंने आपको अभी बताया, राइट ऑफ मतलब सिंपली लॉस को बुक करना। इन्वेंट्री मैंने खरीदा, रॉ मटेरियल मैंने खरीदा, और जिस भाव पे मैंने खरीदा था रॉ मटेरियल, जैसे कि कपड़े मैंने खरीदे लेट से, और सीजन आ रहा था, दिवाली आ रही थी, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मैं बहुत ज्यादा बेचूंगा, डिमांड अच्छी रहेगी, मैं ज्यादा बेचूंगा, इसलिए मैंने पहले से माल ज्यादा खरीद के रख लिया। बट हुआ क्या, आया कोई नहीं, दिवाली के वक्त भी नहीं आया कोई खरीदा ही नहीं बेसिकली। तो उसके कारण जो इन्वेंट्री पाइल अप हो चुकी है अभी मेरे पास, जो मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, तो वो क्या करना पड़ेगा भाई, वो तो इम्पेयर होगा और मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ मतलब कट करना। आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स अभी है, जो लॉस, अगर 90-80% कोई स्टॉक आपका लेट से गिर जाता है, तो आप उसे राइट ऑफ करोगे, ऐसे समझ लो, कट ऑफ करोगे। दैट इज लाइक बुकिंग लॉस। फिर कैपिटलाइजेशन वर्सेस एक्सपेंसिंग। कैपिटलाइजेशन थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है। कैपिटलाइजेशन आपने देखा होगा, स्क्रीनर.इन पे बहुत बार ना बोलता है कि दे आर कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट। किसी भी खर्चे को कैपिटलाइज करना मतलब क्या होता है ना, जैसे कि लेट्स से ये इंटरेस्ट है मेरा 26 करोड़ का, मैंने इंटरेस्ट पेमेंट किया बोरोइंग के ऊपर, तो ये मेरा इंटरेस्ट का खर्चा था। लेट्स से मुझे 26 करोड़ का खर्चा तो हुआ है, पर मुझे ये 26 नहीं दिखाना, मुझे 15 ही दिखाना है। बाकी के ऊपर के जो 11 करोड़ का ये है खर्चा, वो मुझे कम दिखाना है बेसिकली, सो दैट प्रॉफिट मेरा ज्यादा दिखे। गलत चीज है, बट हर बार नहीं होता। तो कैपिटलाइजेशन में क्या करूंगा ना मैं जब किसी चीज को कैपिटलाइज कर रहा हूँ, मतलब सॉरी जब किसी चीज को कैपिटलाइज कर रहा हूं मैं, इसका मतलब होता है कि मैं बेसिकली उस खर्चे को खर्चा ना दिखा के बैलेंस शीट में एसेट में डाल रहा हूं। ये कह के कि ये जो इंटरेस्ट का खर्चा हो रहा है मुझे, ये बिल्डिंग के ऊपर हो रहा है, इंस्टॉलेशन का खर्चा है, तो ये एसेट है बेसिकली। ये खर्चा मैं कर रहा हूँ एसेट को बिल्ड करने के लिए, इसलिए ये एसेट में जाना चाहिए, तो ये एसेट में जाएगा और फिर एसेट को डिप्रिशिएट करेंगे बेसिकली। तो कैपिटलाइजेशन अभी एज अ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ये समझो, लेमन टर्म्स में ये समझो कि आपका जो ये खर्चा है, आपको खर्चा ना नहीं दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस में, रादर आपको बैलेंस शीट में डालना है, तो इससे आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। सो इन कैपिटलाइजेशन योर प्रॉफिट इज मोर देन एक्सपेंसिंग। एक्सपेंसिंग मतलब खर्चा दिखा देना, कैपिटलाइजेशन मतलब खर्चा नहीं दिखाना, दोनों अपोजिट है, राइट। तो ये हो गया बैलेंस शीट का फंडा, हमने समझ लिया, लॉजिक समझ लिया, ये सब कुछ समझ लिया। ये क्यों समझ रहे हैं हम, ताकि बाद में जाके इंटरप्रिटेशन करना आसान हो। फिर सिंपली है कैश फ्लो स्टेटमेंट टर्म, भाई इसको हम बाद में ही समझेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि कैश क्या इनफ्लो हो रहा है, कैश क्या आउटफ्लो हो रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अभी हमने एक्सपेंसेस के सेक्शन में देखा था कि क्या 3 तरीके के कॉस्ट होते हैं, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाता है आपको उसका फ्लो। एंड इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, इन तीनों स्टेटमेंट को फाइनेंशियल चैप्टर में कवर हो जाएगा। ये एक्रूअल अकाउंटिंग का उल्टा होता है, आपको एक्रूअल और कैश बेसिस का क्लियर आइडिया होना चाहिए, बस ये इसका मकसद था इसको मेंशन करने का। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट तो सिंपल चीज है, वो बाद में हम देखेंगे। फिर बिजनेस सेंस, अभी ये थर्ड पार्ट है, अभी मैं जल्दी से आपको ये भी समझा देता हूँ। तो बिजनेस सेंस में हमें बिजनेस टर्मिनोलॉजीज जो इंपॉर्टेंट है, एक बिजनेस एनालाइज करना है हमें अल्टीमेटली। पैसा लगा रहे धंधे पे, तो धंधा समझना पड़ेगा। धंधे समझने के लिए कौन से टर्मिनोलॉजीज है कॉमन, जो कंफ्यूज करते हैं इन्वेस्टर्स को, वो समझते हैं। वैल्यू चेन, वैल्यू चेन क्या होता है, वैल्यू चेन बताता है कि जो कंपनी है वो ऑपरेट कैसे कर रही है। वो क्या वो सिर्फ एक सप्लायर है, या वो एक सिर्फ मैन्युफैक्चरर है जो कि प्रोडक्ट बना रहा है और फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या सप्लायर को दे रहा है, फिर वो बाद में जाके बेच रहा है। तो अगर कोई सिर्फ नीश में है, मतलब अपना नीश सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का है या सिर्फ सप्लायर का है, तो वैल्यू चेन हमें बेसिकली चेन बता रहा है बिजनेस एक्टिविटीज का, कि आप धंधा कर कैसे रहे हो। तो इज इट अ सोल सप्लायर और मैन्युफैक्चरर, और इट जस्ट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स ऑन इट ओन विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीवन। मतलब वैल्यू चेन आपको, अभी बहुत ऐसे कम कंपनीज होते हैं जो कि सब कुछ काम अपने आप कर लेते हैं। अगर मैं अभी फिलहाल लेट्स से कि मैं सिर्फ एक बेसिकली सेलर हो, एक सप्लायर हो किसी प्रोडक्ट का, राइट, या कुछ मैं यहाँ पे एज ए इंटरमीडिएरी काम कर रहा हूँ, और मुझे रॉ मटेरियल्स लेने पड़ते हैं किसी और से, राइट। मैं कुछ बना रहा हूँ चीजें और बेच रहा हूँ, बट उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल्स लेने पड़ते हैं। मुझे ये रॉ मटेरियल्स ना किसी से लेना नहीं है,
मुझे झंझट ही खत्म करना है, तो मैं रॉ मटेरियल वाला जिससे मैं लेता हूँ सप्लायर से, उसका वो मैं खुद ही बनाना शुरू कर दूंगा बेसिकली, उस सप्लायर को हटा के। इसको कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो अभी टाइप्स ऑफ वैल्यू चेन में वही समझेंगे कि टाइप्स ऑफ वैल्यू चेन में वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन में आपका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आता है कि जो वैल्यू चेन है आपका कंपनी का, कि आप कैसे प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स कहाँ से प्रोक्योर करते हो, फिर उसे प्रोसेस करते हो, क्या आप मैन्युफैक्चर खुद करते हो, मैन्युफैक्चर खुद करने के बाद आप खुद ही सेल करते हो, मतलब कंप्लीट वैल्यू चेन में आप ही हो या आप डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो चीज वैल्यू चेन आपको बताती है। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब ये मूवमेंट हो रहा है। अगर कोई कंपनी सिर्फ मैन्युफैक्चरर है जो बेचने का काम नहीं करती, सिर्फ बनाने का ही काम करती है, बट आज उस बिजनेस को बेचना भी आगे जाके, उसे डिपेंडेंट नहीं रहना, उसे खुद के प्रोडक्ट जो बनाया है वो उसे खुद से ही बेचना है ऑडियंस बेस क्रिएट करके, तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर रही है। इसका एग्जांपल लेते हैं जल्दी से कि कंपनी बेसिकली अपने वैल्यू चेन को ना एक्सपैंड कर रही है। यहाँ पे लॉयड मेटल्स का आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये कंपनी ना यहाँ पे आयरन और माइनिंग से ज्यादा रेवेन्यू कमाती है। आयरन और एकदम क्रुशियल सोर्स है, क्रिटिकल सोर्स है, राइट, जिससे स्टील बनता है एंड अलॉयज बनते हैं अलग अलग। तो स्टील जो है हमारा, वो स्टील आयरन और से बनता है। तो ये कंपनी क्या माइनिंग में थी, अभी इस कंपनी को आगे मूव करना है अपने वैल्यू चेन में, कि ये सिर्फ अभी आयरन का प्रोडक्शन नहीं करना चाहती, आयरन का प्रोडक्शन करके उसे स्टील बना के खुद उसे बेचना चाहती है, राइट। सो इट वांट्स टू मूव फॉरवर्ड इन इट्स वैल्यू चेन। तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, और वही बोला यहाँ पे इन्होंने कि लॉयड मेटल सर्जेस 7.3%, व्हाई, बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, कि Lloyds Metal is looking to move beyond iron ore mining to diversify its operations and increase its market footprint. So it is basically increasing its market footprint by expanding its value chain, right, by focusing on forward integration, and it is investing over 33,000 crore rupees on forward integration, right। फिर backward integration भी होता है। backward integration क्या होता है उसका एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। तो उसका एग्जांपल, अभी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में आप क्या कर रहे थे, आप बेसिकली बेचने का काम शुरू कर रहे थे खुद से, आप बनाते थे बेचते नहीं थे, अभी आप बनाते भी हो बेचते भी हो। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आप बेचते हो बट बनाते नहीं हो, तो अभी क्या करना है, आप बेसिकली क्या है ना, रॉ मटेरियल्स आप लेते हो किसी ना किसी से, आप कुछ ना कुछ चीजें ले रहे हो पीछे से, तो वो पीछे से जो आप ले रहे हो ना, लाइक प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स, कुछ भी, उसको एलिमिनेट करना है आपको और वो खुद से ही बनाना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये प्राइमरी बेसिकली स्ट्रेटेजी था, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसका स्टोरी आप देख सकते हो 1970s में धीरूभाई अंबानी जी ने क्या किया था, हाउ ही ट्रांसफॉर्म द एंटायर रिलायंस इंडस्ट्रीज, कि वो यार्न एंड टेक्सटाइल से किस तरीके से वो कुछ क्रिटिकल जो चीजें लगती है टेक्सटाइल्स बनाने के लिए, पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के, वो खुद बनाने लगे, एंड उन्होंने कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके लिटरली डिपेंडेंसी अपनी हटा दी। अदानी ग्रीन एनर्जी, यहाँ पे इनके मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहे हैं विनीत जैन कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $3 billion इन बैकवर्ड इंटीग्रेशन टू सपोर्ट इट्स प्लान टू मोर देन डबल इट्स करंट सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, राइट। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये यहाँ पे सोलर मॉड्यूल्स जो होते हैं आपके, सोलर पैनल्स, उसको बनाने के लिए ना आपको बहुत सारी चीजें लगते हैं, राइट। वेफर्स होते हैं, इग्नोट्स होते हैं, सिलिकॉन होता है, तो ये बनाते हैं इग्नोट्स तक, बट जो पॉलीसिलिकॉन स्लाइड होता है, जो सबसे पहली चीज है ये सारी चीजें बनाने के लिए, वो पॉलीसिलिकॉन स्लाइड सबसे पीछे जाके वो भी बनाना चाहती है खुद से ही, ताकि इनका फाइनल प्रोडक्ट जो बनाना होता है, जो सोलर पैनल है, उसको बनाने में इनका पूरा कंट्रोल हो, राइट। सो दैट दे हैव फुल कंट्रोल ओवर देयर वैल्यू चेन, कंप्लीट वैल्यू चेन में उनको कंट्रोल लेना है, ताकि उनका कॉस्ट भी कम हो। अगर आप खुद से ही सारी चीजें बना रहे हो ना, तो आपके हाथ में रहता है कॉस्ट कितना कम करना है, कॉस्ट कटिंग कैसे करना है, एंड आपको बेसिकली इफिशिएंसी बढ़ जाती है। और कितना बताओ, फिर ये हो गया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन बोलता है सेम कंपनीज, जैसे कि जोमेटो और स्विगी क्या करते हैं ई कॉमर्स में, राइट, फूड डिलीवरी, ये दोनों अगर कल जाके अनाउंस करते कि भाई हम मर्ज कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट हॉरिजॉन्टल मर्जर मींस। एलटीआई एंड माइंडट्री में रिसेंटली यही चीज हुआ था, राइट। एलटीआई एंड माइंडट्री दोनों भी सेम बिजनेस डोमेन में है, कौन सा, आईटी सर्विस बिजनेस में। तो ये दोनों बिजनेस जब इन्होंने अनाउंस किया था मर्जर, दिस वाज अ टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल मर्जर। ये बेसिकली क्यों किया जाता है भाई, अपना मार्केट स्केल बढ़ाने के लिए, राइट। जोमेटो के पास अपनी रीच है, स्विगी के पास भी अपनी रीच है, एंड इफ दे विल बोथ कम टुगेदर, नो, दे विल गेट द रिसोर्सेस, राइट, डबल हो जाएंगे रिसोर्सेस और अच्छे से और काम कर पाएंगे। सो बेसिकली दैट इज द हॉरिजॉन्टल मर्जर, कि आप सेम बिजनेस एंटर हो रहे हो। और वर्टिकल इंटीग्रेशन में आप एक बिजनेस ही अपने वैल्यू चेन को एक्सपैंड कर रहा है बेसिकली, राइट। इन दोनों को अच्छे से पढ़ना, मोर ऑन गूगल, एनीवेयर, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, नोट भी करना चीजों को। फिर अभी आते हैं अगले टर्म पे,
बिजनेस मॉडल अगला टर्म है हमारा। बिजनेस मॉडल कई तरीके के होते हैं भाई, B2C, B2B, B2G। ये बिजनेस एनालिसिस के चैप्टर में कवर होगा बाद में। अभी आपको सिंपली क्रक्स जानना है इसका क्या, कि कुछ कंपनीज होते हैं जैसे कि अभी ये एसएमई कंपनी है, छोटी माइक्रो कैप कंपनी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, छाता फूड्स लिमिटेड। अभी ज्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं किया हुआ है मैंने। यहाँ पे सिंपली आपको ये समझना है कि बिजनेस मॉडल मतलब व्हाट डज द बिजनेस डू एंड हाउ डज इट मेक मनी। क्या करती है बिजनेस, पैसा कैसे कमाती है और किनको ये केटर कर रही है, एंड यूजर कौन है बिजनेस का। तो छाता फूड्स लिमिटेड ना एक फ्रेश मीट प्रोडक्ट्स बनाती है बेसिकली, और ये मीट प्रोडक्ट्स बना के कस्टमर्स को नहीं दे रही, ये क्यूएसआर्स को, बेसिकली क्यूएसआर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, डोमिनोज, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, इनको जो चीजें लगती है अपना वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, पिज्जा, बर्गर एक्सेट्रा, उनको बनाने के लिए जो चीजें लगती है ना, वो ये प्रोवाइड करती है छाता फूड्स लिमिटेड। सो व्हाट इट इज B2B और B2C। इट इज B2B, ऑब्वियसली बिजनेसेस को कैटर कर रही है ना, बिजनेस टू बिजनेस। तो ऐसा होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम। एक बुक पढ़ी थी मैंने, मल्टीबैगर स्टॉक्स बाय प्रसेनजीत मोल, तो उसमें इट वाज रिटन दैट B2C बिजनेसेस हैव एक्चुअली मोर प्राइसिंग पावर देन B2B बिजनेस, राइट। अभी ऐसा क्यों है क्यों नहीं है वो बाद में ही समझेंगे, बहुत नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पे छाता फूड्स लिमिटेड क्यूएसआर्स को प्रोवाइड करिए, डोमिनोज वगैरह, और डोमिनोज वगैरह हमें प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज। तो डोमिनोज वगैरह B2C हो गए और ये छाता फूड्स लिमिटेड B2B हो गया। तो इस तरीके से आपको बिजनेस मॉडल जानना है कि क्या करती है कंपनी B2B, अच्छा तो ये दूसरे बिजनेसेस को देती है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है क्या, रॉ मटेरियल रिस्क क्या क्या है, रिस्क है, तो वो चीजें हमें जानना पड़ता है। वो हम सारी चीजें बाद में देखेंगे। फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, बाद में रिपीट नहीं करने वाला मैं है। फिर हाउ वेल अ कंपनी यूटिलाइजेस इट्स टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब अभी कंपनी का लेट्स से कोई कंपनी है जो कि जिसका टोटल कैपेसिटी है लेट्स से 1000 मेट्रिक टन पर एनम, राइट। एक कंपनी है जिसका टोटल जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी वो है 1000 MTP है, राइट। मिलियन टन पर एनम ले लो इसको, मिलियन टन पर एनम का इनका टोटल कैपेसिटी, इतना बना सकते हैं। बट कितना बना रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन क्या चल रहा है, 500 चल रहा है सिर्फ, मतलब 500 MTPA ही ये यूटिलाइज कर रहे हैं अभी, राइट। इट इज ऑपरेटिंग एट 500 MTPA out of 1000 MTPA, it is operating only 500, it is utilizing only 500 MTPA, million ton per annum। तो इसका मतलब है 50% कैपेसिटी ये यूटिलाइज कर रहे हैं। जितना ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे ऑब्वियसली उतनी ज्यादा इफिशियंसी होगी और इसका इंपैक्ट मार्जिन पे पड़ेगा, राइट। क्योंकि जो आपका कैपेसिटी है, आपने पूरा फैक्ट्री खरीदा, रेंट तो आपको पूरे फैक्ट्री पे देना पड़ रहा है, तो आप अगर पूरे फैक्ट्री को यूटिलाइज करोगे तभी जाके तो आपका फायदा होगा, राइट। फैक्ट्री को आधा यूज करके तो फायदा नहीं होने वाला। तो वही चीज है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। वी वांट कंपनीज टू रन एट हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ताकि उनके मार्जिन अच्छे रहे, राइट। बहुत ही सिंपल चीज है ये, हमें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में इसके डिटेल्स मिल जाते हैं, इनको इंटरप्रेट करना वो बाद में देखेंगे। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब कितना स्केल ऑफ ऑपरेशन, बेसिकली कॉस्ट एडवांटेज होता है। कंपनी ना जितना प्रोडक्शन एक्टिविटी, जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी या जितना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, राइट, उतना ही उनका पर यूनिट जो कॉस्ट होता है ना वो कम होता है। जैसे कि कोई चप्पल की ब्रांड है लेट्स से, जिन्होंने सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर रखा, राइट, तो मार्केटिंग कॉस्ट का पर यूनिट कॉस्ट हमें निकालना है। सलमान खान ने उस चप्पल का एडवर्टाइजमेंट किया, उसके लिए 1 करोड़ रुपए देने पड़े हमें, राइट। तो सलमान खान ने एडवर्टाइजमेंट किया 1 करोड़ के लिए, 1 करोड़ का हमारा मार्केटिंग खर्चा सलमान खान को हमें देना पड़ा बेसिकली। और सलमान खान की इस एडवर्टाइजिंग के कारण हमने टोटल 1 करोड़ चप्पल बेचे, तो पर यूनिट मार्केटिंग कॉस्ट कितनी हुई, 1 रुपए की, राइट। तो बेसिक अगर हम 2 करोड़ चप्पल बेच पाते हैं, बहुत ही अलग नंबर से, ये ऑब्वियसली सेंस नहीं बनता, जस्ट एज एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो ऑब्वियसली पर यूनिट कॉस्ट और नीचे गिरेगी। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का यही लॉजिक है कि आप बेसिकली जो फिक्स कॉस्ट है आपका मार्केटिंग कॉस्ट, सलमान खान को जो आप कॉस्ट दे रहे हो वो फिक्स है, राइट, पर प्रोडक्शन आपके हाथ में है, कितना प्रोडक्शन आपको करना है। तो जितना आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ना उतना ही आपको जो फिक्स कॉस्ट है वो डिवाइड होगा बड़े नंबर से, पर यूनिट कॉस्ट आपका कम आएगा, राइट। सिंपल चीज है। तो जो कंपनीज ज्यादा स्केल ऑफ ऑपरेशंस, बड़े स्केल पे काम करती है ना, उनका खर्चा कम होता है, और इसीलिए ये बेसिकली, और इनका एडवांटेज यही होता है, आपको ये समझना है कि जो बड़े कंपनीज होते हैं ना जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशन ज्यादा होता है, वो कम कॉस्ट पे चीजें, वो सस्ते माल पे बेच पाएंगे उनके प्रोडक्ट को, कंज्यूमर्स भी खुशी खुशी ले लेंगे। जो छोटे बिजनेसेस होते हैं जिनके पास स्केल ऑफ ऑपरेशन नहीं होता, वो सस्ते प्राइस पे नहीं बेच पाएंगे अपने प्रोडक्ट को, बट दिस बिग बिजनेसेस विल बी एबल टू डू दैट, रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह, और इसी तरीके से अपने कंपेटिटर को खत्म कर देते हैं, राइट। सो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इज अ गुड, बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेट्रिक जो कॉस्ट एडवांटेज देती है कंपनी को, और इसके कारण कंपनीज अपना जो प्रोडक्ट है वो सस्ते प्राइस पे बेच पाती है, एंड ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ये भी चीजें हम
एक्चुअली प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। फिर मोट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मोट मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की एक कंपनी अलग है दूसरे कंपनी से अपने इंडस्ट्री में, जैसे कि रॉयल इनफील्ड, आयशर मोटर्स, कोई कंपटीटर नहीं है उस क्वालिटी के बाइक्स, इफिशिएंसी। फिर उसके बाद एशियन पेंट्स का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, गली गली, रूरल एरिया से अर्बन एरिया सभी तरफ पेंट्स का उनका ये है, शॉप है। एशियन पेंट्स का रीच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो ये इनका मोट है, उन्होंने वो क्रिएट किया है थ्रू देयर स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड एंड टेक्नोलॉजी। सुपर कंप्यूटर खरीदा था एशियन पेंट्स ने 1970s में, राइट। ये उनका मोट था। बेसिकली दे आर वेरी वेरी अहेड इन द गेम। वो मोट है। मोट मतलब कंपटीटिव एडवांटेज दे दिया कंपनी को, जिससे प्राइसिंग पावर आता है। एंड प्राइसिंग पावर से क्या होती है, चीजें हमने स्टार्टिंग में देखा था, सेल्स पे किस तरीके से इंपैक्ट लाती है। इट विल बूस्ट द सेल्स, इट विल बूस्ट द मार्जिन्स। तो अभी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को समझते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा, जल्दी से, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है समझने वाला, बट आपको प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप ये जो है ना, ये समझना पड़ेगा। मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिलेशनशिप क्या है भाई, आखिर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चलता कैसे है, कंपनी कैसी चलती है। मैनेजमेंट जो है हमारा, हमें पता है जो कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं वो शो चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं। शेयर होल्डर तो मालिक है वैसे कंपनी के, वी आर ओनर्स ऑफ द कंपनी एज अ शेयर होल्डर्स, क्योंकि हमारे कैपिटल के ऊपर मैनेजमेंट बिजनेस चला रहा है। बट क्या हो, अगर मैनेजमेंट जो शेयर होल्डर्स का पैसा है उसको अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करने के बजाय अपने पर्सनल गेन पे अगर वो फोकस कर रहे हैं उस कैपिटल को लेके, शेयर होल्डर्स हमारा कैपिटल पे, तो ये तो रॉन्ग चीज है, राइट। इट इज अ रॉन्ग थिंग। तो इसीलिए ये ना हो कि जो मैनेजमेंट है वो गलत फायदा ना उठाए शेयर होल्डर्स का लैक ऑफ नॉलेज का, क्योंकि मैनेजमेंट बिजनेस चला रहा है, उसे ज्यादा नॉलेज है, हमारा कैपिटल वो यूज कर रहा है, बट वी डू नॉट हैव मच नॉलेज विच मैनेजमेंट हैव। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीच में आता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं। इसके लिए आपको ऐसा समझना है कि जो कंपनी है, या हमारी कंपनी है जो कि मैनेजमेंट चला रही है, राइट, और यहाँ पे हमारे शेयर होल्डर्स है जो कि यहाँ पे कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं मैनेजमेंट को। आईपीओ के वक्त हम कैपिटल देते हैं। अभी इस कैपिटल का मैनेजमेंट सही इस्तेमाल कर रही है या नहीं, उसका ख्याल कौन रखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मॉनिटर रखा है। सो दिस विल हेल्प यू टू नो कि मैनेजमेंट एक एजेंट है जो कि प्रिंसिपल शेयर होल्डर के बिहाफ पे काम कर रहा है, राइट। बट ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं उसको देखेगा कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कि मैनेजमेंट यहाँ पे चोरी अगर कर रहा है ना, देन दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल एक्चुअली हेल्प अस। बट होता क्या है ना, स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनीज में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी गोलमाल होता है, राइट। बट बड़े कंपनीज में ऐसे स्कोप कम होते हैं, जैसे कि सत्यम कंप्यूटर्स 2008 में क्या हुआ था, द स्कैम। इट वाज बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, कि वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैनेजमेंट वाज चोर। तो शेयर होल्डर्स का कैपिटल का जो यूज है वो मैनेजमेंट ढंग से कर रही है या नहीं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय शेयर होल्डर्स ओनली। शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जिसमें कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं जिनका मैनेजमेंट से लेना देना नहीं होता, और फिर ये मैनेजमेंट पे नजर रखते हैं कि भाई यूज द कैपिटल फॉर द शेयर होल्डर्स बेनिफिट एंड नॉट फॉर द पर्सनल बेनिफिट, राइट। तो मैनेजमेंट अगर पर्सनल बेनिफिट का सोच रहा है तो वहां पे खतरा है भाई। तो ये हो गया मैनेजमेंट, शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रोल होता है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट एनालिसिस के चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे, कंपनी का एनालिसिस करके। अभी आपको क्रक्स समझ में आया होगा, राइट। आई नो सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, बट ऑब्वियसली ये जरूरी है फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड। पेरेंट, सब्सिडियरी और एसोसिएट्स क्या होते हैं, इस पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी एक बेटा समझ लो पेरेंट का, राइट, नाम से ही पता चल रहा है। जब कोई कंपनी, अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, टाटा मोटर्स में लेट्स से एग्जांपल, तो टाटा मोटर्स अगर किसी कंपनी में और एक कंपनी में जाके 50% से ज्यादा स्टेक खरीद लेती है, राइट, टाटा मोटर्स किसी और कंपनी में 50% से ज्यादा स्टेक खरीद लेती है, तो वो वाली कंपनी जो एक्वायर हुई है वो बन जाएगी सब्सिडियरी, राइट। इट विल बिकम इट्स सब्सिडियरी। तो मैं अगर किसी कंपनी में जाके 50% से ज्यादा स्टेक खरीद लेता हूँ, इसको कंट्रोलिंग स्टेक बोलते हैं, तो वो सब्सिडियरी बन जाएगी मेरी, राइट। एसोसिएट क्या है, एसोसिएट मतलब वही चीज कि यहाँ पे 20 to 50% का स्टेक ओनरशिप होता है। अगर मैं किसी कंपनी में जाके 20 से 50% के बीच में स्टेक लेता हूं, देन इट बिकम्स माय एसोसिएट, राइट। इट बिकम्स माय एसोसिएट। खाली टर्म से ये फॉर्म एओसी एनुअल रिपोर्ट में आपको इसकी डिटेल्स मिल जाते हैं कि कंपनी के एसोसिएट्स क्या है, सब्सिडियरी क्या है। ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के एनालिसिस में आपको मदद करेगी चीज। फिर पेरेंट कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी, जैसे कि टाटा सन्स इज अ होल्डिंग कंपनी, बजाज होल्डिंग इज अ होल्डिंग कंपनी, जो बजाज ऑटो, बजाज इलेक्ट्रिकल्स सारे उनके सब्सिडियरी कंपनीज का मालिक है। बेसिकली इट्स अ पेरेंट, राइट। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी डेफिनेशन है, ये खुद से लिखा हुआ है, मैंने तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद
ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हमारा हो गया। अभी फाइनेंशियल मैथ्स, इसको जल्दी से समझ लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। फाइनेंशियल मैथ्स में हमें क्या समझना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये तो आना ही चाहिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे डेडिकेटेड लेसन्स भी देखना जरूर। बट अभी आप एक स्मॉल इसमें आप क्रक समझ लो, इसका क्या है, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं होती है, बहुत सिंपल चीज है यार, कि 1,00,000 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी में और वो कंपनी 25% से, लाइक उसका शेयर प्राइस अगर 25% से ग्रो करता है फॉर 10 ईयर्स या 20 ईयर्स, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी होगी, राइट। कोई कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, कोई कंपनी बोल रही है कि 70% 50% से CAGR हम ग्रो करना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, तो वो कंपनी की वैल्यू क्या होगी, अर्निंग्स क्या होगा, ये कैलकुलेट करके हम फॉरवर्ड पी कैसे निकाल सकते हैं, ये सब कुछ आसान हो जाएगा ये समझने से। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली। तो यहाँ पे मेरा 1,00,000 रुपए है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, मतलब आपको कुछ समझना है, कैलकुलेट करना है, जैसे कि 25% से बढ़ने वाला है तो 1.25, 25% मतलब 0.25 होता है, डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दो। 1.25 इसलिए करें, 1 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब 1 रुपए मेरा कितना बनेगा, 1 रुपए अगर मेरा कितना बनेगा ये मुझे समझ में आ गया, तो मैं 1,00,000 रुपए का ऐसे ही निकाल सकता हूँ। कैसे, 1.25 करूंगा मैं, फिर टू द पावर करूंगा मैं, पावर में मुझे लाना है क्या, 25% से मेरा अमाउंट ग्रो होगा, 1.25 का मतलब ये है। फिर कितने साल के लिए ग्रो होगा, ऊपर पावर में हम ले लेंगे 10 साल के लिए, तो 10 साल के लिए ग्रो होगा, तो मेरा 1 रुपए कितना बनेगा, जल्दी से आपके सामने कर लेता हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल कैलकुलेटर है। तो 1.25 टू द पावर 10, तो इसका ये बोल रहा है कि 1 रुपये मेरा बनेगा 9.31x, राइट। 1 रुपये मेरा बन रहा है कितना, 9.31 रुपीज। अगर मैं 1.25 इसी को 20 साल के लिए, अभी साल मैंने यहाँ पे डबल कर दिया, अगर 25% से मेरा ग्रो होता है 20 साल के लिए, तो आपको क्या लगता है कि मेरा 1 रुपये कितना बनेगा, राइट, जस्ट गेस। जब तब तक मैं कैलकुलेट करता हूँ, 1.25 टू द पावर 20, ओके, सो द आंसर इज 86.73x, राइट। कि 1 रुपये मेरा इतना बन रहा है। अभी 1,00,000 रुपए कितना बनेगा, तो 1 रुपये अगर इतना बन रहा है तो 1,00,000 रुपए कितना बनेगा, 1,00,000 इंटू 86.73 कर दो, 86 लाख बनेगा। 1,00,000 मेरा 9.31, 1 रुपए मेरा 9.31 बन रहा है, तो 1,00,000 रुपए मेरा 9,31,000 बनेगा, सिंपल। सो इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। ये बेसिक था, जिससे हम ये कंपाउंडिंग बोलते हैं, हम कंपाउंड कर रहे हैं पैसे को, सर्टेन ग्रोथ रेट है हमारा और टाइम पीरियड है, तो कितने टाइम पीरियड के लिए हम ग्रो कर रहे हैं वो देख रहे हैं। तो 1 रुपए मेरा कितना बन रहा है, तो मेरा 1,00,000 रुपए कितना बनेगा, या कुछ भी हो, 30,000 कितना बनेगा, ये कितना बनेगा। फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, ऐसे भी मोबाइल के कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका लॉजिक तो समझ लिया आपने अभी के अभी। तो प्रेजेंट वैल्यू 1,00,000 रुपीज डालो, फिर 1 रुपीज 1 प्लस 0.25 टू द पावर 10 टू द पावर 20। यहाँ पे ना आपको एक ही चीज समझनी है कि जो रिस्क होता है हमारा एंड जो रिटर्न होता है हमारा, वो लीनियर नहीं होता है, कभी भी लीनियर नहीं होता है, दे आर नॉट लीनियर। मतलब अगर लेट से अगर मैं रिस्क लेता हूं 1 यूनिट का, राइट, तो मुझे रिटर्न मिलेगा, लेट से पहले 1 यूनिट का ही मुझे रिटर्न मिल रहा है, लेट से, राइट। अगर मैं और 1 यूनिट का रिस्क लेता हूं तो आई विल गेट मोर 2 यूनिट्स, मतलब रिवॉर्ड जो है वो एक्सपोनेंशियल बन जाता है। वही है कंपाउंडिंग, कि विथ ओवर द टाइम आपका जो रिटर्न है ना वो एक्सपोनेंशियल बन जाता है। यहाँ पे डिस्काउंटिंग क्या होता है, डिस्काउंटिंग वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7% का इन्फ्लेशन, आपको जाना है कि मेरा आज जो 1,00,000 रुपए है, आज का जो 1,00,000 रुपए है उसका वैल्यू कितना रहेगा 2050 में, राइट। तो 25 साल बाद मुझे जानना है, 25 ईयर्स के बाद मुझे जानना है कि 1,00,000 रुपए की वैल्यू कितनी रहेगी। तो मुझे जानना है, ये 7% इन्फ्लेशन मान लेते हैं कि 7% से वैल्यू घटेगी मनी की, पैसों की। तो 1,00,000 जल्दी से कर लेता हूं मैं। यहाँ पे क्या करना है ना, सिंपली इसका लॉजिक समझा देता हूँ। यहाँ पे कंपाउंडिंग में हमने मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे सिंपली इस 12 में 25 ईयर्स तक, सो सिंपली यहाँ पे सेम प्रोसेस, वही 1.07 है ना रेट, तो 0.07 करेंगे, 7% मतलब 0.07 होता है, तो वो 25 ईयर्स के लिए। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 7% के रेट पे, 1.07 टू द पावर 25, तो ये बोलता है 5.4, राइट। अभी इससे डिस्काउंट करना है हमें सेम, तो 1,00,000 रुपए हम लेंगे ऊपर, इसको हम डिवाइड करेंगे 5.4 से, तो ये बताएगा कि 1,00,000 रुपए की वैल्यू कितनी बचेगी आफ्टर 25 ईयर्स, राइट। करके देखिए, एंड ये इसके ऊपर आप डेडिकेटेड वीडियोस भी देख सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। अभी जल्दी एग्जांपल्स लेके हम CAGR कैलकुलेट करते हैं कंपनी का, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स अंडरस्टैंड CAGR, जो कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है। हाँ, किसी भी कंपनी का सेल्स का CAGR, प्रॉफिट का CAGR, जब मैनेजमेंट गाइडेंस देती है कि हम 30% से बढ़ेंगे, हमारा सेल्स ग्रोथ करवाएंगे, प्रॉफिट हमारा लेट्स से इट कैन ग्रो बाय 50%, तो उसके लिए क्या अमाउंट लगेगा, फॉरवर्ड पी क्या हो सकता है, वो सब कैलकुलेशन एक्चुअली आना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। तो 50,000 यहाँ पे देखिए, तो इस कंपनी का
सेल्स ग्रोथ स्क्रीनर बोल रहा है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ मतलब CAGR कि 20% का है 5 साल का। लेट्स सी कि screener.in ने ये करेक्ट कैलकुलेट किया है या नहीं। तो 50,789 इस साल का रिसेंट साल का जो खत्म हुआ 50,000 का सेल्स है यहाँ पे, एंड पिछले 5 साल का है ना ये सेल्स ग्रोथ। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें सेल्स ग्रोथ कैलकुलेट करना है, राइट। एक बार अमाउंट ठीक से पढ़ लेते हैं, व्हाट इज इट 50,789 एंड 20,005। तो यहाँ पे वी विल कम हियर एंड कैलकुलेट कि 50,789 था आई थिंक एंड 20,005, राइट। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से सिंपल कि फ्यूचर में वैल्यू कितना बना, ये क्या है फ्यूचर वैल्यू है, राइट। या इसको आप एंडिंग वैल्यू भी बोल सकते हो, फ्यूचर वैल्यू भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो यार, इतना नहीं, कॉमन सेंस है। ये रिसेंट वैल्यू है और ये पहले की वैल्यू है। तो 5 साल पहले कितना वैल्यू था, बिगिनिंग वैल्यू क्या था या प्रेजेंट वैल्यू क्या था, 20,000 था, जो कि कितना बना 50,000 बना, राइट। तो इससे आपको पता चलेगा, अगर इसको हम सिंपली सॉल्व करें 50,789 डिवाइडेड बाय 20,005, तो आपका ये आएगा कितना 2.538, राइट 2.538। अभी ये 2.538 मतलब क्या है, 1 रुपए 2.538 बना है, 1 रुपीज इज नाउ इक्वल टू 2.538 इन 5 years, राइट। अगर 5 years में इतना है तो 1 साल में कितना है, सिंपल पावर में यूनिटरी मेथड कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 5 साल में अगर इतना है तो 1 साल में कितना, -1 इसलिए करते हैं ताकि हमें रिटर्न मिले, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप रट सकते हो अगर आपको रटना है तो, नहीं तो लॉजिकली भी आप समझ सकते हो इस चीज इस तरीके से, राइट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना सिंपली 2.538 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 1 -1, तो आपको समझ में आएगा कि इसका आ रहा है CAGR हमारा 20.48%, जो कि करेक्ट है। screener.in ने भी 20 ही लिखा है, जो सिंपली राउंड ऑफ 2 डिजिट का ही फिगर उन्होंने लिया है यहाँ पे, राइट, which we can see here also. Let's go on the example and see the number 1 again. ये 5 years का सेल्स ग्रोथ जो है वो 20% का है, राइट। तो करेक्ट है। तो आई होप कि आपको CAGR का लॉजिक भी समझ में आया होगा। इसको बार बार करना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का CAGR ढूंढो, प्रॉफिट PBT का ढूंढो, नेट प्रॉफिट का ढूंढो, CAGR क्या है 5 साल का, 3 साल का, 10 साल का, यू कैन कैलकुलेट इट। एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आप रिवाइज कर सकते हो दूसरी जगह से भी, राइट, सो दैट अगले सेशंस में हमें दिक्कत ना आए। फिर AI टूल्स, चलो भाई लास्ट वाला सेशन है, जल्दी से खत्म करते हैं, अभी बहुत थक गया हूं मैं भी। परप्लेक्सिटी ये टूल आपको डाउनलोड कर लेना है, राइट। यहाँ पे ऊपर दिखा दे रहा होगा आपको भी, मैंने भी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है इसको एक्सटेंशन। तो परप्लेक्सिटी में क्या करते हैं हम, कुछ भी नहीं। परप्लेक्सिटी आपको आई थिंक यहाँ पे ना 3 फाइल्स आप अटैच कर सकते हो डेली, आई थिंक इट इज इनफ। 3 फाइल्स अटैच करना बहुत ही मतलब बड़ी चीज है। मैं तो एक कंपनी को अगर एनालाइज कर रहा हूँ तो एक कंपनी के ऊपर अच्छा रिसर्च करना है तो काफी अच्छा चीज है, एक दिन के अंदर हो जाएगा, राइट। अगर आपको ये कम पड़ रहा है ना, आप टेम्प मेल का उपयोग कर सकते हो, राइट। टेम्प मेल का कैसे उपयोग करना है आप खुद ही देखो, वो बहुत ही इजी चीज है। तो आप उसका इस्तेमाल करके आप ऐसे टूल्स यूज कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आप अटैच करोगे फाइल्स, एनुअल रिपोर्ट, कॉन कॉल्स एक्सेट्रा, एंड उसके ऊपर हम क्वेश्चंस पूछेंगे एंड ये आएगा। तो परप्लेक्सिटी का कैसे यूज करना है कैसे नहीं, वो सब हम डिस्कस करेंगे बाद में, एक्चुअल में हम प्रोसेस जब फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद जो अगला जो टूल है, यहाँ पे साइडर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये साइडर फ्यूजन है। यहाँ पे देखिए, दिस इज अगेन क्रेडिट्स देता है, ये 27 क्रेडिट्स देता है, मतलब डी में टोटल 27 क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये मेरे लिए काफी है, राइट। तो फ्री वर्जन यूज करता हूँ। यहाँ पे भी आप सिंपल ये इजीली, मुझे अगर कुछ भी मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है किसी भी वर्ड का, तो ये इजीली मुझे बता देगा। जैसे कि अगर कोई कंपनी है, लेट्स से एवेन्यू सुपरमार्ट्स इज डूइंग दिस नॉन फूड्स FMCG सेक्टर, तो मुझे इसका अगर मीनिंग जानना है तो इमीडिएटली ये मुझे बता देगा यहाँ से, राइट। तो वो चीज हम कर सकते हैं। कोई भी टर्मिनोलॉजी हमें जानना है तो उसके लिए साइडर फ्यूजन आपको डाउनलोड करके रखना है। एक बार अगर आपको स्पेलिंग दिखाऊं इसका, ये देखिए साइडर फ्यूजन, जस्ट डाउनलोड इट, राइट। एक्सटेंशन मिलता है इसका माइक्रोसॉफ्ट एज पे, आप डाउनलोड करके रख सकते हो। ये 2 AI टूल्स है, और AI टूल्स है नोट GPT वगैरह, वो भी हम देखेंगे, बट दिस आर इंपॉर्टेंट टूल्स। सो परप्लेक्सिटी एंड साइडर फ्यूजन ये इंपॉर्टेंट है। इसका कैसे इस्तेमाल करना है कैसे नहीं, अगले चैप्टर से शुरू होगा वो खेल, ठीक है। तो बहुत कुछ चीजें टर्मिनोलॉजीज हमने जान लिए हैं। आई होप कि जिनको अकाउंटिंग, फाइनेंस, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से है उनको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। एंड आई नो इतने सारे टर्मिनोलॉजीज हमने देखे, ओवरवेलमिंग आपको फील हुआ होगा, तो दिक्कत नहीं है, होता है ऐसा। रिपीट करना है प्रोसेस, समझना है इन चीजों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से। दूसरे के चैनल्स देखो, सॉइस है, इशमोहित सर है, दे आर गुड एक्सप्लेनर्स, राइट। आई एम ऑल्सो फॉलोइंग देयर फुटप्रिंट्स, सो यू कैन फॉलो अदर चैनल्स, गुड चैनल्स, राइट। और मेरा भी गुड चैनल है तो सब्सक्राइब कर दो, करना है तो, राइट। सो दैट्स इट।